हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम था परम वर्मा। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों में सभी लोग जानते थे कि परम एक बहुत ही गरीब लड़का था। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर थी, ऐसा लोग कहा करते थे, और कॉलेज के कई लड़के मुझे प्रपोज भी कर चुके थे। मगर मेरी आंखों को जो लड़का भाया था वह सिर्फ परम था। हाँ, परम पढ़ाई में और खेलकूद में काफ़ी अच्छा था, मगर उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहा करती थी। कई बार तो कॉलेज से अपने घर तक आने जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरा खानदान वैसे तो बिजनेस खानदान में काफ़ी पॉपुलर था, मगर मेरे पिताजी का उस वक्त बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। अचानक ही उन्होंने मेरी शादी की बात मारवा खानदान के बेटे हंसराज मारवा के साथ चला दी। उस वक्त तो हम सब यह बात अच्छी तरह जानते थे कि हंसराज मारवा सिर्फ और सिर्फ स्वाति मल्होत्रा से प्यार करते थे और किसी भी तरह उसे अपना बनाना चाहते थे। मगर स्वाति से हुए रिजेक्शन के बाद हंसराज ने खानदान की पसंद की लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। यह रिश्ता एक पॉलिटिकल रिश्ता था। मेरे खानदान को मारवा खानदान के नाम की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि मेरे पापा ने मुझे यह भी कह दिया था कि मेरी बीमार माँ की इलाज कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और अब अगर फैक्ट्री को और ख़ानदान को बचाना था तो मुझे किसी भी हालत में हंसराज के साथ शादी करनी होगी। अपने परिवार की और अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए मैंने इस पॉलिटिकल शादी के लिए हाँ कर दी। परम का दिल टूट चुका था, मगर उसने उस वक्त हिम्मत दिखाई। मुझे बिना परेशान किए या मुझ पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम डाले बगैर ही वह खुशी खुशी मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। मेरी शादी हंसराज के साथ कर दी गई। शादी के बाद भी मैं हंसराज से कभी प्यार नहीं कर पाई और ना ही वह मुझसे प्यार करते थे, मगर मुझे इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने जब दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए तब भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैंने उन्हें पूरी छूट दे रखी थी। अचानक ही शादी के कुछ वक्त बाद हंसराज ने मुझसे कहा कि वह मुझे किसी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ मिलने ले जाना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था जो बड़े बड़े बिजनेस में अपना पैसा लगाता था। हंसराज चाहता था कि मैं भी उसके साथ मीटिंग में उसके साथ रहूं। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। काफ़ी बड़े बड़े लोग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था। उस फॉरेन इन्वेस्टर का नाम था अक्षय वर्मा। सभी लोग अक्षय वर्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर अक्षय के लिए माइक तैयार रखा गया था। कुछ ही देर में ऑडिटोरियम के बाहर हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज़ आने लगी। लोग तेजी से दौड़कर अक्षय का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंचे। भीड़ के बीच में से एक काफी रईस आदमी चलकर स्टेज की ओर जाने लगा। उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए। जब वह आदमी स्टेज पर पहुंचकर माइक के सामने खड़ा हुआ तब मुझे यकीन हो गया कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि परम वर्मा था। कॉन्फ्रेंस में जब परम ने मुझे देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं जिस परम को जानती थी वह यह आदमी था ही नहीं। चेहरा वही था, मगर चेहरे के अलावा सब कुछ बदल चुका था। परम के बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बदल चुका था। जब लंच टाइम हुआ तब हंसराज बाकी लोगों के साथ बात करने में बिजी हो गए। मौका देखते ही परम मेरे पास आया। मैं हैरानी से कुछ देर तक परम की ओर देखती रही। मैंने परम से पूछा, कौन हो तुम और क्या तुम वही इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ? परम ने मुस्कुराकर मुझे इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, वैसे मैं एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का बेटा हूँ। हम लोग दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, मगर कॉलेज के दिनों में मैं यह नहीं चाहता था कि कोई मेरे पैसों की वजह से मेरे से दोस्ती करे, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी। परम की यह बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। परम ने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो? मेरे पास परम की इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हम दोनों की शादी एक पॉलिटिकल शादी थी। इस शादी में इमोशंस की जगह कोई नहीं थी। मगर हाँ, मैं अपने होने वाले बच्चे से बेहद प्यार करने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पास अपना कहने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं था। भले ही अब तक मेरा होने वाला बच्चा मेरे पेट में था, मगर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे मेरे जीने का मकसद मिल गया था, और अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई ऐसा बदलाव हो जिसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ सके। इसीलिए मैंने हाथ जोड़कर परम से कहा, देखो, मेरे पति को मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। मेहरबानी करके तुम हमारे रिश्ते को एक राज ही रहने देना। परम ने इस बात पर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, चलो, मिसेज मारवा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
परम का वो टोंट मेरे लिए सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल था। कॉलेज के बाद मैं भी इमोशनली जुड़ चुकी थी परम के साथ। परम का इस तरह का ताना सुनना मेरे लिए जहर पीने से कम नहीं था, मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाले रखा। परम मुस्कुराकर कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी लोगों से बात करने के लिए निकल गया। कुछ दिनों बाद हंसराज परम के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे घर ले आए। जब वो घर आए, परम ने मुझे खाना परोसते हुए देखा और मेरी ओर इशारा करते हुए हंसराज से कहा, तुम्हारी बीवी वाकई में बहुत खूबसूरत है। तुम काफ़ी लक्की हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली है। परंतु यह बात सुनकर हंसराज ने परम से कहा, जरा हमें यह तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। परम ने हंसराज का सवाल सुनते ही मेरी ओर देखा और कहा, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है दोस्त। हाँ, मैं कॉलेज के दिनों में एक लड़की से प्यार करता था, मगर मैंने अपनी असलियत उस लड़की से छुपा कर रखी थी। मैंने उससे कहा था कि मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। उस लड़की ने मेरे साथ रिश्ता तोड़कर एक अमीर लड़के के साथ शादी कर ली और मैं असली प्यार की तलाश में आज तक यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। परम की यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ चुकी थी, मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाले रखा। मुझे तो यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि परम ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वह सही था या गलत। अपनी असलियत छुपाकर परम ने भी एक तरह से मुझे धोखा ही दिया था, मगर परम की बातें सुनकर मैं अपने आप को परम के सामने एक मुजरिम समझने लगी थी। अंदर ही अंदर मैं पश्चाताप की आग में जलने लगी थी। मेरे लिए यह तय कर पाना हो गया था मुश्किल कि मैं परम को असलियत में जानती भी हूँ या नहीं। जो आज मेरे सामने खड़ा था, अगर वह परम का असली चेहरा था तो कॉलेज के दिनों में जो परम से मैं मिली थी वह एक भ्रम था, और अगर कॉलेज के दिनों में जिस परम से मैं मिली थी वह असली चेहरा था तो आज मेरे सामने जो अक्षय खड़ा था वह एक भ्रम था। मेरे लिए यह तय कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था कि परम सही था या गलत। हंसराज और अक्षय वर्मा के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। खाने के टेबल पर दोनों हंसी मजाक करके एक दूसरे के साथ बात करने लगे। हर गुजरते वक्त के साथ आयशा के दिल पर हजारों छुरियां एक साथ चलने लगी थी। बात बात पर परम आयशा को ताना मारने लगता। इसके बाद जाने से पहले परम ने हंसराज की ओर देखकर कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। हमारे फैमिली की दिल्ली में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं। तुम्हें अगर कोई भी मदद चाहिए तो बस मैं तुमसे एक फ़ोन कॉल कर दूं। हंसराज खुशी खुशी परम के गले लग गया, मगर यह बात तो सिर्फ मैं ही जानती थी कि परम उर्फ अक्षय वर्मा यह सारी बातें हंसराज से नहीं बल्कि मुझसे कह रहा था। परम की आंखों में मैंने पढ़ लिया था कि परम हंसराज से नफरत करता था। बस वह हर बात मुझे सुनाने के लिए हंसराज का जरिया बना रहा था। कुछ दिनों बाद हंसराज को पता चला कि अक्षय वर्मा ने हंसराज के साथ बिजनेस डील आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। हंसराज की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी अच्छी तरह से बातचीत करने के बावजूद अक्षय वर्मा ने मारवा हाउस के साथ डील क्यों कैंसिल कर दी थी। सिर्फ मैं ही असली वजह जानती थी कि आखिर परम ने ऐसा क्यों किया था। इस हादसे के बाद ना तो हंसराज कभी अक्षय वर्मा के बारे में घर में कोई बात करता था और ना ही कभी उसका कोई जिक्र करता था। वक्त बीतता गया और मेरी ज़िंदगी में तुम आ गई, मेरा नन्हा सा जीने का सहारा रोहित। कभी कभी मैं अपने आप को परम की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत कोसती थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि अगर मैंने कॉलेज के दिनों में परम को धोखा ना दिया होता तो आज हम दोनों की ज़िंदगी कितनी खुश और चैन से भरी हुई होती। ना ही मुझे हंसराज के धोखे सहने पड़ते और ना ही सब कुछ होते हुए मैं अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करती। मगर जब मैं तुम्हें अपनी गोद में मुस्कुराता हुआ देखती तो अपनी ज़िंदगी के सारे गम भुलाकर तुम्हारे साथ खो जाती। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ़ करने लगे कि रोहित तो सचमुच मारवा खानदान का अगला हेड बनने के बिल्कुल काबिल है। छोटी सी उम्र में तुमने यह साबित कर दिया था कि तुम और बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तेज और इंटेलिजेंट हो। बस तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए मैं दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी। हंसराज ने मुझे धोखा देकर देविका को अपना लिया था। एक औरत होने के नाते मेरे लिए अब इस तरह से सब कुछ चुपचाप सहते रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग मेरे बारे में समाज में तरह तरह की बातें करने लगे थे। मैं चुपचाप हंसराज की हर बात अब सहन नहीं करने वाली थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने लिए भी कोई डिसीजन लेना होगा। इसीलिए गुस्से में आकर मैंने अपना बैग पैक किया और कुछ दिनों के लिए मारवा हाउस छोड़कर बाहर चली गई। मगर तभी मुझे तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में पता चला। मैं पहली फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली लौट आई। कई घंटों तक तुम्हारे बारे में किसी को कोई खबर हाथ नहीं लग रही थी। मारवा खानदान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी।
यहाँ तक कि गुलेरिया परिवार ने भी मेरी रिक्वेस्ट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर वह भी तुम्हारा कोई अता पता नहीं लगा पाए। मैं मन ही मन अपने आप को पूछती रही कि आखिर क्यों मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर जाने की गलती की। मन ही मन मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। जब किडनैपरों ने फ़ोन करके कोई पैसे की मांग नहीं की, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ज़रूर किसी दुश्मन ने तुम्हें अगवा किया था और शायद उसका असली मकसद पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी मौत थी। मैं जानती थी कि मेरे पास बहुत कम वक्त था। उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने किसी तरह एक डायरी से परम का पुराना फ़ोन नंबर निकाला और उसे कॉल लगाया। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि इतना पुराना नंबर परम ने अब तक रखा भी था या नहीं, मगर कुछ देर रिंग बजने के बाद परम ने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही परम ने मुझसे कहा, मैंने यह नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए अब तक एक्टिव रखा था। इस पर किसी और का कॉल नहीं आ सकता। मैं जानता था एक ना एक दिन ज़रूर तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करोगी। मैं परम की बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैंने परम से कहा, मेरा बेटा किडनैप कर लिया गया है। तुमने कहा था कि दिल्ली में भी तुम काफ़ी पावरफुल हो, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ सकते हो? उस वक्त परम ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने में ज़रूर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने परम से कहा, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, आखिर मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? उसके बाद परम ने मुझे जो कहा सुनकर मैं हैरान हो गई। परम मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मेरे साथ एक सौदा करना चाहता था, मगर उस वक्त मेरे लिए मेरे बेटे की जान बचाने से ज़्यादा और कोई ज़्यादा चीज़ मायने नहीं रखती थी। मैंने परम से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि दिल्ली में तुम्हारे काफ़ी प्रॉपर्टी हैं और दिल्ली में भी तुम काफ़ी पावरफुल हो, तो क्या तुम मेरे बेटे को बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? परम ने मुझसे कहा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता, मगर प्रॉब्लम यह है कि आज मेरी शादी है और मैं ज़रा बिजी चल रहा हूँ। मैंने परम की शादी की बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे कानों पर कोई शब्द नहीं पड़ रहे थे। मैं सिर्फ अपने बेटे की जान की भीख मांगना चाहती थी, जिसके बदले में मैं सिर्फ यह सुनना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद था जो मुझ तक मेरा बेटा पहुंचा सके। तभी फ़ोन पर परम के हंसने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए परम ने मुझसे कहा, देखो शादी का मंडप तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, बस दुल्हन ढूंढने की कमी है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचा लूँगा। मैं परम की इस तरह की बेतुकी बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैंने परम से कहा, यह किस तरह की बात कर रहे हो तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तुम मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझसे इस तरह की शर्त कबूल करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शर्त को पूरी नहीं कर सकती। परम ने हंसते हुए मेरी बातों का जवाब दिया और कहा, अरे मैं जानता हूँ यह नामुमकिन है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कॉलेज के दिनों में मैंने जिस इंसान से इतना प्यार किया था वह आज मेरी मजबूरी पर इस तरह हंस रहा था। कुछ देर बाद परम ने मुझसे कहा, चलो ठीक है, बिना शादी के ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी मदद के बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं उस वक्त परम की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती, मगर जो शर्त परम ने मेरे सामने रखी थी वह मेरे आने वाली ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। परम ने मुझे अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगा, मगर बदले में तुम्हें मारवा हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। तुम्हें अपने बेटे से दूर रहना होगा। तुम कभी भी अपने बेटे से प्यार से नहीं पेश आओगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने बेटे के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करोगी। परम की इस शर्त को सुनकर मैं हैरान हो गई। कोई भला इस तरह की शर्त क्यों रख सकता था? यह मेरी समझ के बाहर था। तभी परम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मुझसे कहा, जिस तरह मैंने हमेशा के लिए अपना प्यार खो दिया, तुम्हारे पैसों की लालच की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। आज मैं भी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपने प्यार को खोने का मतलब क्या होता है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बेटे से ज़्यादा प्यार तुम किसी से नहीं कर सकती। प्यार चाहे किसी भी रिश्ते में ढूंढा जाए, प्यार तो प्यार ही होता है, और अब मैं अपने प्यार से दूर रहने का आदी हो चुका हूँ। बिना प्यार के ज़िंदगी कैसे होती है, इसका एहसास अब मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूँ। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें हमेशा के लिए उसे भूल जाना होगा। जो ज़िंदगी में पिछले 7 साल से जी रहा हूँ, वही ज़िंदगी अब तुम्हें भी हमेशा के लिए जीनी होगी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी सज़ा है, मगर याद रखना, यह सज़ा किसी उम्र कैद से कम नहीं होगी। और एक बात, मैं तुम्हारे बेटे की जान तो ज़रूर बचा लूँगा, लेकिन उसके बाद अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो याद रखना कि मेरे लिए तुम्हारे बेटे की जान लेना चुटकी बजाना जितना आसान होगा।
चाहे तुम अपने बेटे को दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लेना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, उसके 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बेटे का मरा हुआ चेहरा देखोगी तुम। मेरे पास परम की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने भी अपना वादा पूरा किया। कुछ ही घंटों में तुम मारवा हाउस वापस लौट चुके थे। इसके बाद मेरी बारी थी परम की शर्त पूरी करने की। मेरे लिए मेरा बेटा जिंदा वापस घर लौट आया था। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती थी पूरी दुनिया में। तुम जब घर लौट गए उसके बाद मैंने तुरंत डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी। अपने ससुर और सास को मैंने हंसराज की सारी करतूतें बता दी। उन्होंने भी तुम्हें अपने साथ रखना बेहतर समझा और अपने बेटे को घर से और जायदाद से बेदखल कर दिया, क्योंकि तुम्हारे दादा और दादी भी एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि मारवा खानदान की राजगद्दी पर बैठने के लिए उन्हें जो वारिस चाहिए था उसके सारे गुण तुम में मौजूद थे। तुम्हारे पापा के होते हुए उन्होंने तुम्हें मारवा खानदान का अगला वारिस चुन लिया था। हंसराज देविका के साथ घर छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों बाद मैं भी मारवा हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली गई। किडनैपिंग के बाद जब तुम घर वापस लौटे उसके बाद हमेशा मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर परम वर्मा यानी कि अक्षय वर्मा कौन था, क्या करता था, उसका परिवार कहाँ रहता था। मगर मुझे बस इतनी ही जानकारी मिली कि वह एक बहुत ताकतवर इंसान है। उसका खानदान पूरी दुनिया की इकोनॉमी अपने कंट्रोल में रखना अच्छी तरह से जानता था। उसका खानदान इतना पावरफुल था कि लोग उसके खानदान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। तक मैं सिर्फ इतना जानने में कामयाब हुई थी कि जिस परम को मैंने कॉलेज के दिनों में प्यार किया था वह एक बेहद खतरनाक इंसान था जो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अपने बेटे की जान की सुरक्षा के लिए और मारवा खानदान की सेफ्टी के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए मारवा खानदान से दूर हो गई। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मगर मेरा यकीन करो, यह जितने भी साल मैंने तुम्हारी जुदाई में इस बंगले में अकेलेपन में गुजारे हैं, हर पल मेरे सीने में एक बात की राहत महसूस हुई है कि उस रोज किडनैपिंग के बाद तुम जिंदा घर वापस लौट आए थे। मेरे बेटे की जिंदगी और उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे अगले 7 जन्मों तक तुमसे दूर रहना पड़े तो भी मुझे मंजूर है और मैं खुशी खुशी यह सजा काटने के लिए तैयार हूँ। आयशा की कहानी पूरी हो चुकी थी, मगर रोहित का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। वह जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी माँ दिल ही दिल में उसे बेहद प्यार करती थी, मगर उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे से दूरी बनाकर रखी थी। रोहित इतना तो जानता था कि जरूर कोई ऐसा कारण था कि एक माँ ने जानबूझकर अपने बेटे को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। मगर रोहित यह नहीं जानता था कि आयशा किसी पर्सनल रीजन की वजह से रोहित को अपने से दूर नहीं रख रही थी, बल्कि खुद रोहित की सेफ्टी के लिए ही आयशा ने रोहित को अपने आप से अलग कर दिया था। अपनी कहानी सुनाने के बाद आयशा ने एक लंबी राहत की सांस ली और अपना सर झुकाकर वहीं ग्रीन हाउस में बेंच पर बैठी रही। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर खामोश रहने के बाद आयशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैंने परम को प्यार में धोखा दिया और उसने मुझे यह सजा सुनाई। यह किस्सा मुझसे शुरू हुआ था और मेरी मौत के साथ ही ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरी सजा यही है कि मैं इस वीरान बंगले में अकेले ही अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के बिना गुजारूं और कुछ सालों में यहीं पर अपनी आखिरी सांसें ले लूं। कई बार मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त करने से अच्छा है मैं अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लूं। मगर परम ने मुझे ऐसा भी नहीं करने दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह चाहता है कि मैं पूरी जिंदगी अपने किए हुए का पछतावा करती रहूं और सजा भुगतती रहूं। रोहित को मन ही मन पूरी कहानी सुनकर काफी पछतावा हो रहा था। रोहित इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी मां ने किसी के डर की वजह से अपने बेटे को इतने साल अपने से अलग रखा। रोहित यह भी सोचने लगा कि आखिर इतना पावरफुल इंसान कौन हो सकता था। अगर रोहित सही था तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का था तो वह क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन का था। वो लोग बेहद खतरनाक लोग थे। वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टोफर ने नहीं शुरू की थी, बल्कि उसके परिवार वालों ने कई सालों पहले वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की थी। उन लोगों के अलावा इस दुनिया में ऐसा कौन था जो पूरी दुनिया में इतनी पहुंच रखता था? यह बात तो खुद रोहित भी नहीं जानता था, मगर वह इतना जरूर जानता था कि चाहे कितने भी खतरनाक लोग क्यों ना हो, मगर रोहित उनसे निपटने की ताकत भी रखता था और तैयारी भी। रोहित खुद अंडरवर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेड नाम था जो किंग के नाम से ऑपरेट करता था, मगर यह बात कोई नहीं जानता था कि किंग और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा खुद है।
रोहित अपनी इस आइडेंटिटी को सबके सामने नहीं लाना चाहता था, मगर वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ किसी के ड्रग की वजह से अपने बेटे को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर रखे। रोहित को बीते हुए हर साल के लिए अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। काश यह बात रोहित को पहले पता होती। रोहित ने यह किस्सा काफी दिनों पहले ही खत्म कर दिया होता, मगर रोहित जानता था कि अब बीती बातों पर सर पीटने से अच्छा यह होगा कि वह अपनी माँ के आने वाले भविष्य को किसी तरह सुधारने की कोशिश करे। रोहित अपनी माँ से कहने लगा कि अब उसे किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और रोहित की सेफ्टी के लिए अब आयशा को रोहित से दूर रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित किसी तरह यह बात आयशा को कहने ही वाला था कि आयशा की मोबाइल फ़ोन पर वही नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका ने देखा कि यह वही नंबर था जो पिछली रात भी आयशा के फ़ोन पर बार बार कॉल कर रहा था। रोहित और अनिका नंबर देखकर समझ चुके थे कि हो ना हो यह कॉल जरूर परम वर्मा उर्फ अक्षय वर्मा का था। फोन बजते ही आयशा की धड़कनें तेज हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तेज सांसें लेते हुए आयशा ने अचानक ही यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। रोहित और अनिका आयशा के पास आए। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आयशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम कहीं छुप जाओ, प्लीज छुप जाओ तुम कहीं। अगर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। रोहित एक माँ की घबराहट अच्छी तरह समझ सकता था, मगर रोहित जानता था कि वह खुद कितना पावरफुल था। आयशा के विला के आसपास रोहित ने कई सालों से किलाबंदी कर रखी थी। उसकी खुफिया जासूस विला के चारों तरफ फैले हुए थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था विला के अंदर रोहित पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। रोहित ने आयशा को शांत कराते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, यह परेशानी अब तुम्हारे बेटे की है। उस आदमी के साथ अब मैं बात करूंगा। रोहित चाहे देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया था, मगर आयशा की नज़रों में अभी भी रोहित वही 5 साल का बच्चा था जिसे वह मारवा हाउस में छोड़कर आई थी। रोहित ने आयशा का फोन अपने हाथ में लिया। आयशा ने रोहित को रोकते हुए कहा, नहीं रोहित, वह बहुत खतरनाक है, तुम उसे नहीं जानते, वह कुछ भी कर सकता है। रोहित ने आयशा को शांत कराते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोहित ने जैसे ही उस अननोन नंबर का कॉल रिसीव किया, एक काफ़ी गहरी आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। तो आखिरकार तुमने हमारे बीच हुआ सौदा तोड़ ही दिया। मैंने तुम्हें सज़ा सुनाई थी, एक तरह का करार हुआ था हमारे बीच में, मगर तुमने उस करार को तोड़ दिया है। अपने बेटे से नज़दीकियां बढ़ाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे बेटे से तुम्हारी नज़दीकियां तुम्हारे बेटे के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। यह मत भूलना कि आज से 20 साल पहले मैंने तुम्हारे बेटे को मरने से बचाया था। उस आदमी का आवाज़ और उसके तेवर देखकर रोहित यह समझ चुका था कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद परम वर्मा था। परम की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, आज के बाद इस करार को निभाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करनी होगी। मेरी माँ को अब इस करार में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित की आवाज़ सुनकर कुछ देर तक खुद परम खामोश ही रहे। फिर अचानक ही परम की गहरी और सख्त आवाज़ लाउड स्पीकर के जरिए ग्रीन हाउस में बैठे सभी लोगों को सुनाई देने लगी। परम ने कहा, छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया है। यह ठीक उसी की तरह होता है जैसे एक चींटी के पर निकल जाते हैं, मगर सर चढ़ को उतरना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। जो बचाना जानता है वह मारना भी जानता है। इसलिए अपनी आवाज़ में नरमी लाओ और चुपचाप सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले कि रोहित परम की इस बात का जवाब दे पाता, आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए परम से कहा, देखो प्लीज़ मेरे बेटे को इन सब से दूर रखो। गलती मेरी है। तुम जो भी सज़ा देना चाहते हो मुझे दो, मगर मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। तुम्हारे कहने पर 20 साल मैं अपने बेटे से दूर रही। आगे भी जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। और अगर तुम किसी की जान लेना ही चाहते हो तो मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। जो भी सज़ा देना चाहते हो मुझे दे दो। आयशा की बात सुनने के बाद लाउड स्पीकर पर ज़ोर ज़ोर से परम के हंसने की आवाज़ आने लगी। परम ने आयशा से कहा,
यह सारी बातें हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, अब हर बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। इनफैक्ट तुम एक खरोच भी आए तो मैं पूरी दुनिया जला सकता हूँ। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर तुम्हारी गलती की सज़ा किसी को मिलेगी तो वह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बेटे रोहित मारवा और मारवा ख़ानदान को मिलेगी। मारवा ख़ानदान को अब बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उनकी असली औकात क्या है। यह कहने के बाद परम ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन के डिस्कनेक्ट होते ही आयशा के चेहरे की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई थी। आयशा को अब बस किसी भी तरह रोहित को इस सब झमेले से बाहर निकालना था। आयशा ने रोहित से कहा, देखो मुझे लगता है यह आदमी बहुत ख़तरनाक है। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए तुम किसी जगह ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ ना सके। आयशा खुद समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती थी जहाँ द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को ना ढूंढा जा सके, मगर वह किसी भी तरह अपने बेटे को परम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर भेजना चाहती थी। रोहित ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा बड़ा हो चुका है। छोटे मोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे नीचे काम कर रहे आदमी ही कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह प्रॉब्लम किसी छोटे मोटे ईगो सेटिस्फिकेशन से कोई बढ़कर है। आप फिक्र मत करना, हमें कुछ नहीं होगा। आयशा रोहित की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आयशा ने रोहित से कहा, देखो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में हंसराज को कभी किसी की चापलूसी करते हुए नहीं देखा है, मगर मैंने हंसराज की आंखों में देखा है कि परम कितना पावरफुल है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इतनी आसानी से आयशा को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। अब रोहित भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जब रोहित ने अनिका की आंखों में टेंशन देखा तो रोहित अनिका के पास जाकर अनिका को पूछने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या यह बात सुनकर तुम्हारे फैसले में कोई बदलाव आ सकता है? आयशा भी काफ़ी घबरा कर अनिका के जवाब का इंतज़ार करने लगी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है इतने पावरफुल आदमी के साथ अगर मैं दुश्मनी मोल ले लूं तो वह हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अगर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और समझो कि रातों रात मैं बैंक करप्ट हो जाता हूं, तब भी क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में बरकरार रहोगी? रोहित के सवाल का अनिका ने बड़ी ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं तुमसे पैसे दे दिया करूँगी तुम्हें। अनिका ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वो खुद भी काफ़ी पैसे कमाती थी और जानती थी कि भले ही उसके पास मारवा ख़ानदान जितनी प्रॉपर्टी ना हो, मगर रोहित की लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए जितनी ज़रूरत थी इतनी इनकम तो अनिका आसानी से हासिल कर लेती थी। अनिका की यह बात सुनकर कहीं ना कहीं आयशा ने भी राहत की सांस ली। आयशा नहीं चाहती थी कि उसके किए की सज़ा उसके बेटे के परिवार को मिले। अनिका किसी भी हालत में रोहित के साथ खड़ी रहेगी। यह बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने बेटे को अपने जीवन साथी के साथ इस तरह खुश देखकर आयशा ने रोहित के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। रोहित ने तुरंत आयशा को रोकते हुए कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। आयशा ने भी बिना कोई और कमेंट किए रोहित से कहा, हाँ मेरे ख्याल से तुम्हें अब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, जल्दी जाओ और सारी तैयारियां कर लो। रोहित ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सारी तैयारियां तो करनी होंगी। उस घर में आप किस कमरे में रहेंगी, आपके कमरे की बनावट कैसी होगी, इन सारी चीज़ों में वक्त तो जाएगा। रोहित की बात सुनकर अचानक ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल सच कहा रोहित ने, मगर मैं आपको जितना जानती हूँ आप काफ़ी सिंपल हैं और साधारण जीवन जीने मानती हैं। मुझे लगता है सालों बाद उस घर में लौटने के बाद भी आपको वहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि रोहित और अनिका अचानक ही किस तरह की बातें कर रहे थे। आयशा ने अपने कदम पीछे हटाते हुए रोहित और अनिका से कहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं यहीं पर बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले 20 सालों से मैं यहीं पर रहती हूँ और अब मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी फ़िक्र मत करना। रोहित जानता था कि इतनी आसानी से आयशा मानने वाली नहीं थी, इसलिए रोहित को कोई मजबूत तरकीब निकालनी होगी। रोहित ने कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद आयशा से कहा,
बात दरअसल यह है कि माँ, ज़्यादातर अनिका तो काम में बिजी होती है या तो अपनी नींद पूरी करने में बिजी होती है। बच्चों का ख्याल रखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। आप तो जानती हैं कि मुझे भी बहुत काम होता है। अनिका ने तुरंत रोहित की ये तरकीब समझ ली और रोहित की बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने कहा, रोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। आर्यन काफ़ी समझदार है, मगर हम दोनों की गैर हाजिरी में वह अपने आप को कभी कभी काफ़ी अकेला महसूस करता है। अगर उसकी दादी उसके साथ होगी तो उसका अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और रिया काफ़ी शरारती है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो पूरा दिन गेम खेलती रहती है। रिया के लिए किसी बड़े का हमेशा उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना रिया बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात कि रिया को अपनी दादी से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका है। अगर आप हमारे साथ उस घर पर नहीं आई तो हो सकता है कि रिया जिद करके यहीं आपके साथ रहने चली आए। और बात रही अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर अभी अभी परिवार के साथ शामिल हुआ है। अगर हम दोनों बिजी रहे तो हो सकता है क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर की जो परवरिश की है उस परवरिश का बुरा असर बहुत जल्द अलेक्जेंडर के मन पर दिखने लगे और बड़ा होकर शायद अलेक्जेंडर भी किसी ऐसे ही रास्ते पर चल पड़े जो रास्ता क्रिस्टोफर ने उसे दिखाया है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आयशा को एक पल के लिए भी यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके पोते पोतियों के लिए इस तरह की बात करे। जो आयशा नन्हे फूलों की इतनी फिक्र करती थी, उसके सामने रोहित और अनिका ने पोते पोतियों की बात रखकर मास्टर स्ट्रोक खेल लिया था। अनिका और रोहित दोनों जानते थे कि जब बात बच्चों पर आएगी तो आयशा अपने आप को रोक नहीं पाएगी। आयशा की हाँ सुनते ही अनिका ने सावित्री को ग्रीन हाउस में बुलाकर कहा, अपना और मैडम का सारा सामान पैक करो, अब हम मारवा हाउस के बड़े घर जाकर सब साथ रहेंगे। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही सावित्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह दौड़कर बंगले के अंदर चली गई। सावित्री के जाने के बाद आयशा ने ग्रीन हाउस में रखे अपने दोस्तों यानी कि पेड़ पौधों की ओर देखा। रोहित मारवा समझ गया था कि आयशा अपने पेड़ पौधों और फूलों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। रोहित ने फ़ोन पर किसी के साथ बात की और कुछ ही मिनट में 25-30 लोगों की फौज आयशा के विला के अंदर दाखिल हुई। एक एक करके रोहित के बॉडीगार्ड गमले में रखे पौधों को बड़े ही ध्यान से ग्रीन हाउस से निकालकर एक टेम्पो में भरने लगे। आयशा यह सब कुछ देखकर हैरान हो गई। आयशा जानती थी कि रोहित ने हमेशा से विला के आसपास अपने सीक्रेट एजेंट्स लगा रखे थे जो लोग आयशा की सिक्योरिटी की देखभाल करते थे, मगर वह यह नहीं जानती थी कि रोहित ने एक छोटी सी फौज तैनात कर रखी थी। अनिका भी इतने सारे बॉडीगार्ड्स को एक साथ देखकर चौंक गई थी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम तो अपने साथ एक आर्मी लेकर घूमते हो, क्या तुम्हें अपनी जान से इतना प्यार है? रोहित ने भी मुस्कुराकर अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, यूं कह लो कि मुझे ज़िंदगी से प्यार है, क्योंकि इस ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। रोहित के चेहरे की मुस्कान देखकर अनिका समझ चुकी थी कि आज सालों बाद रोहित को यह महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी छाती से एक बड़ा सा बोझ उतार लिया गया था। अपनी माँ को वापस अपने जीवन में पाकर रोहित बेहद खुश नजर आ रहा था। रोहित ने फिर से आयशा की ओर देखकर कहा, देखो माँ, और एक बात, वहाँ बड़े घर चलने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियाँ अब आपको ही संभालनी होंगी। आयशा ने फिर से हैरान होते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं, जब तक तुम्हारी दादी माँ है तब तक उस घर पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही राज चलेगा। तुम नहीं जानते तुम्हारी दादी माँ को। रोहित ने आयशा की बात को बीच में काटते हुए कहा, देखो माँ, बात दरअसल यह है कि दादी माँ को अनिका शायद अपनी बहू के रूप में एक कांटे की तरह खटक रही है, और तुम तो अनिका का स्वभाव अच्छी तरह से जानती हो। वह कि जितना लोगों को आदर करती है उतना ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती है। और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में दादी माँ की वजह से अनिका को किसी भी तरह की तकलीफ़ हो। अगर ऐसा हुआ तो वह मारवा हाउस के साथ साथ मेरी ज़िंदगी से भी चली जाएंगी। रोहित की बात सुनते ही आयशा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो आज से उस घर की बागडोर मैं संभाल लूँगी। अनिका यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अनिका जानती थी कि आने वाले दिनों में रोहित के इस फैसले का क्या अंजाम हो सकता था। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका रोहित की जान थी और रोहित की खुशियों से बढ़कर आयशा की ज़िंदगी में और कुछ नहीं था। रोहित की यह बात सुनकर अनिका ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख दिया। अनिका जानती थी कि रोहित ने जानबूझकर यह बात कही थी,
मगर वह नहीं चाहती थी कि आयशा की नज़रों में रोहित अनिका की एक ऐसी इमेज बनाए। अनिका एक ऐसी बहू नहीं थी जो छोटी छोटी बातों के लिए अपने पति से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली जाए। आयशा को मारवा हाउस शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू हो गया। तभी अनिका आयशा और रोहित से यह कहकर वहाँ से निकल गई कि उसे किसी अर्जेंट काम से हॉस्पिटल जाना था। आयशा और रोहित को लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को अनिका के इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अनिका इस तरह अचानक ही हॉस्पिटल जा रही थी। अपनी कार में बैठकर अनिका तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। इसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि राजलक्ष्मी ने अनिका को मैसेज करके यह बताया था कि जो V15 पावर ड्रग अनिका ने राजलक्ष्मी को एग्जामिन करने के लिए दिया था, वह काम राजलक्ष्मी पूरा नहीं कर पा रही थी। भले ही परम की दी हुई धमकी अनिका के दिलो दिमाग में घूम रही थी, मगर इस वक्त अनिका के लिए उस V15 पावर ड्रग के बारे में जानकारी हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस पावर ड्रग का सीधा कनेक्शन अलेक्जेंडर की ज़िंदगी से जुड़ा था। अनिका यह जानना चाहती थी आखिर वह V15 पावर ड्रग है क्या चीज़ है। अगर वह एक सिर्फ नशीला पदार्थ होता तो अनिका के पास अलेक्जेंडर के शरीर में उठ रहे उसके साइड इफ़ेक्ट से लड़ने का कोई ना कोई जरिया ज़रूर होता। मगर अगर वह V15 पावर ड्रग सचमुच DNA में बदलाव करने वाला कोई ड्रग था, तो अब अलेक्जेंडर को अगर V15 पावर ड्रग नहीं दिया गया तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। नशीले ड्रग्स का सेवन करने से इंसान का शरीर उसका आदी हो जाता है। खून में उसकी कमी की वजह से इंसान को काफ़ी तकलीफ पहुंच सकती थी, लेकिन वो ड्रग शरीर के DNA स्ट्रक्चर में बदलाव करने वाला है, तो इसका मतलब यह था कि अगर पिछले डोज का असर ख़त्म होने से पहले नया डोज नहीं दिया गया तो वहीं पर इंसान की मौत हो सकती थी। इस वक्त अनिका के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी था कि क्रिस्टोफर ने जो डेडलाइन बताई थी उससे पहले अलेक्जेंडर को वह V15 देना ज़रूरी था या नहीं। जब अनिका लैब में पहुंची तो राजलक्ष्मी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। राजलक्ष्मी ने अनिका के आते ही अनिका से कहा, मैडम, मैंने पूरे 28 घंटे कोशिश की है यह जानने की कि आखिर यह ड्रग है क्या चीज़, मगर मैं यह समझ ही नहीं पा रही हूँ कि यह ड्रग किन कंपोनेंट से बना है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कोई ख़तरनाक सब्सटेंस देखा है। मैडम, इतने घंटों से मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं यह पता ही नहीं लगा पा रही हूँ कि आखिर इसे बनाया किस तरह गया है। क्या फार्मूला से बनाया गया होगा यह भी जानना बहुत मुश्किल है। अनिका कहीं ना कहीं राजलक्ष्मी से इसी जवाब को एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि अगर इस पावर ड्रग के फार्मूला तक पहुंचना इतना आसान होता तो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पिछले 25 सालों में ज़रूर इसका तोड़ निकाल लेती और V16 पावर ड्रग खुद ही बनाकर इस्तेमाल कर लेते। मगर अनिका जानती थी कि इस ड्रग के फार्मूला तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, और इसलिए इतने साल बीतने के बावजूद भी क्रिस्टोफर को उस फार्मूला की तलाश थी जो स्वाति ने उसकी ऑर्गेनाइजेशन से चुराया था। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, ठीक है, तुम कुछ देर आराम करो, मैं इस ड्रग को एग्जामिन करने की कोशिश करती हूँ। राजलक्ष्मी से सारा चार्ज अपने हाथ में लेने के बाद अनिका उस पावर ड्रग की एक छोटी सी बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करने लगी। अनिका धीरे धीरे अलग अलग तरह के टेस्ट करने लगी। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। अनिका बिना रुके बिना पलके झपकाए उस लिक्विड पावर ड्रग का एग्जामिनेशन करती रही। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद अनिका की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अनिका की आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आने लगे थे। अनिका का शरीर और दिमाग जवाब दे चुका था, मगर अनिका के अंदर की माँ उसके शरीर को किसी तरह बांधे हुई थी। अनिका के लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर पावर ड्रग क्या चीज़ थी। लगातार 3 दिनों की मेहनत के बाद अनिका यह जानने में कामयाब हो गई कि पावर ड्रग की बनावट किस तरह की गई थी, मगर सच्चाई पता चलते ही अनिका के चेहरे पर काफ़ी मायूसी नज़र आने लगी। पावर ड्रग कोई मामूली नशीले पदार्थों से बना हुआ नहीं था, बल्कि सचमुच इंसान के DNA स्ट्रक्चर में और इंसान के शरीर के जीन्स में बदलाव करने वाला एक ड्रग था। इसका मतलब यह था कि अगर डेडलाइन से पहले अलेक्जेंडर को V15 का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो अलेक्जेंडर की किसी भी वक्त मौत हो सकती थी। अलेक्जेंडर के बारे में सोच सोच कर अनिका की सांसें तेज़ होने लगी थी। अनिका किसी भी हालत में अपने बेटे को मौत के मुंह से बचाना चाहती थी, मगर वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि V15 का इंजेक्शन देने के बाद अलेक्जेंडर का फ्यूचर क्या होगा। अनिका को आशीष ने बताया था V15 के बाद एक और आखिरी पावर ड्रग की डोज देनी जरूरी हो जाती है, जिसका नाम था V16 पावर ड्रग। आशीष डोगरा का ख्याल आते ही अनिका ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर आशीष के भेजे हुए नंबर पर कॉल लगा दिया। कुछ रिंग बजने के बाद आशीष ने कॉल रिसीव किया।
कॉल रिसीव करते ही आशीष ने अनिका से कहा, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर लोग मुझ पर अब शक करने लगे हैं। पहले यहाँ के लोग मुझ पर काफ़ी भरोसा दिखाया करते थे, मगर अब उन लोगों को मेरे सवाल काफ़ी अजीब लगने लगे हैं। इसलिए कुछ लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। बस मरने से पहले मैं मुझे सौंपा हुआ काम पूरा करना चाहता हूँ। इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की जड़ तक पहुँचकर इन्हें ख़त्म करने में तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी मौत पक्की है, मगर मेरी मौत फिजूल नहीं जानी चाहिए। बस दिन रात मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अनिका आशीष की मेंटल सिचुएशन अच्छी तरह से समझ सकती थी। जो काम स्पेशल डिपार्टमेंट में आशीष को सौंपा था वह काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक था, मगर इस वक्त एक माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जान की परवाह थी। इसलिए अनिका ने आशीष से पूछा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? क्या अलेक्जेंडर को V15 ड्रग इंजेक्ट करना ज़रूरी है? अनिका का सवाल सुनने के बाद आशीष ने कहा, देखो, यह बेहद ज़रूरी है। अगर वक्त पर अलेक्जेंडर को यह डोज नहीं दिया गया तो उसके दिमाग की नसें तंग हो सकती हैं और कुछ ही मिनटों में उस बच्चे की मौत भी हो सकती है। देखो, पहले मैं नहीं जानता था कि अलेक्जेंडर तुम्हारा बेटा है, मगर मैंने अलेक्जेंडर को दी हुई पावर ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। यह पावर ड्रग काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से काम करता है। कभी कभी किसी इंसान के शरीर में जाकर उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो कभी किसी की मेंटल स्ट्रेंथ। और अलेक्जेंडर को जो पावर ड्रग की डोज दी गई है उसने अलेक्जेंडर की मेंटल स्ट्रेंथ किसी आम बच्चे के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा तेज़ कर दिया है। अगर उसके शरीर में DNA स्ट्रक्चर में जो बदलाव आए हैं वह अभी यूँ समझ लो कि आधे हैं, और अगर इन बदलाव को पूरा नहीं किया गया तो ये अलेक्जेंडर की ज़िंदगी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अब इन बदलाव को तभी पूरा किया जा सकता है जब पावर ड्रग की डोज पूरी हो। इसका मतलब यह है कि पहले V15 पावर ड्रग का डोज और उसके बाद वक्त रहते हुए अगर तुम V16 पावर ड्रग तक पहुंच पाओ तो अपने बेटे की जान बचा सकती हो। अनिका अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए उसे V15 पावर ड्रग का डोज देना ज़रूरी हो गया था, और अब किसी भी हालत में उसे अलेक्जेंडर को वह इंजेक्शन देना ही होगा। मगर अनिका एक और बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गई। स्वाति ने अनिका के लिए V16 पावर ड्रग के डोज तक पहुंचने के जो क्लू छोड़े थे, अनिका उन क्लूज़ के बारे में पता नहीं कर पा रही थी। अनिका के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। अनिका किसी भी हालत में अपने बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकालना चाहती थी। दुनिया की इतनी नामचीन डॉक्टर होने के बावजूद अनिका आज अपने आप को काफ़ी बेसहारा और कमज़ोर महसूस कर रही थी। अनिका की आंखों के सामने उसका बेटा मौत के मुंह की ओर तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रहा था, मगर अनिका उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। आशीष ने फ़ोन पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने V16 ड्रग का फार्मूला और आखिरी डोज का सैंपल कहाँ छुपा रखा है, यह तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। किसी तरह का कोई क्लू मिले तो मैं ज़रूर तुम्हें बताऊँगा। अब इस वक्त मेरा तुमसे बात करना ठीक नहीं होगा। यहाँ हर तरफ बहुत खतरा है। मेरी मौत से पहले अगर मैं तुम लोगों के कुछ काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी सुराग मिलते ही तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। यह कहने के बाद आशीष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति ने V16 ड्रग का आखिरी डोज कहाँ छुपा रखा था। आशीष के कहने से एक बात तो साफ हो गई थी कि ना जाने दुनिया में कितने ऐसे पावरफुल इंसान होंगे जिन्हें इस ड्रग से इंजेक्ट किया गया होगा। अनिका एक के बाद एक दुनिया में हुई कई अविश्वसनीय बातों को अपने मन में याद करने लगी। कई बार ऐसा होता था कि एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे करते यह बच्चे हो सकता था कि इसी पावर ड्रग के रैकेट का शिकार हो। कई बार यह भी सुना गया था कि बहुत कम उम्र में ही बड़े बड़े साइंटिस्ट काफ़ी रहस्यमय सिचुएशन में अपनी जान गंवा देते हैं। क्या यह सब उसी बात की ओर इशारा कर रहा था कि दुनिया में कई ऐसे असाधारण लोग इसी पावर ड्रग के सेवन की वजह से काफ़ी कम वक्त के लिए सुर्खियों में आए थे? अनिका ने अब तक यह बात भी जान ली थी कि V16 पावर ड्रग अगर एक बार दुनिया के सामने आ जाए तो देखते ही देखते यह सारे लोग जो असाधारण इंसान के मुकाबले काफ़ी असाधारण इन शक्तियाँ अपने शरीर में लिए घूम रहे थे, वह लोग हमेशा के लिए इन शक्तियों को अपने अंदर बसाने में कामयाब हो जाएंगे। देखते ही देखते यह दुनिया काफ़ी बदल सकती थी। अगर कोई चाहे तो इन शक्तियों का सदुपयोग करके
इंसानी कौम की बेहतरी के लिए भी काम कर सकता था। मगर अगर यह V16 पावर ड्रग किसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग गया तो वह लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी इंसानी कौम को अपने कब्जे में कुछ ही दिनों के अंदर कर सकते थे। एक छोटा सा देश कुछ लोगों की आर्मी को इतना ताकतवर बना सकते थे कि वह बड़े से बड़े देश की लाखों लोगों की आर्मी से लड़कर भी उस देश पर कब्जा कर सकते थे, और भी कई खतरनाक वारदातों को अंजाम दिया जा सकता था जो इंसानी कल्पना के परे थी। और अगर ऐसा हुआ और V16 पावर ड्रग खतरनाक लोगों के हाथ लग गया तो एक बात पक्की थी कि दुनिया बहुत तेज़ी से अपने अंत की ओर आगे बढ़ने लगेगी। मगर एक माँ के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि वह किस तरह से उस V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर अपने बेटे की जान बचाए। अनिका इस वक्त किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी। तभी अनिका के फ़ोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका ने कॉल रिसीव किया, मगर अनिका अपनी ही गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका के कानों पर रोहित की आवाज़ पड़ी। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, उस ड्रग के बारे में कुछ पता चला? अनिका ने एक लंबी सांस लेकर रोहित को जवाब दिया, हमें अभी इसी वक्त अलेक्जेंडर को V15 पावर ड्रग का इंजेक्शन देना होगा। जब अनिका ने रोहित से कहा कि अलेक्जेंडर को अब जल्द से जल्द V15 पावर ड्रग का डोज देना होगा, तब रोहित समझ गया। अनिका जान चुकी थी कि अब अलेक्जेंडर की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका के पास इसके अलावा और कोई तरीका होता तो अनिका कभी भी रोहित को यह नहीं कहती कि अलेक्जेंडर की ट्रीटमेंट उस पावर ड्रग के ज़रिए की जाए। अनिका की बात सुनकर रोहित भी काफ़ी मायूस हो गया था। रोहित को अनिका की काबिलियत पर काफ़ी भरोसा था। रोहित भी जानता था कि अनिका देश ही की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थी, और जब अनिका ने ही खुद अपने बेटे के लिए पावर ड्रग को ही इलाज का एकमात्र तरीका समझा था, इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर का शरीर पूरी तरह से ड्रग का मोहताज हो गया था। अनिका ने फ़ोन पर रोहित से कहा, वैसे अलेक्जेंडर की तबीयत कैसी है? रोहित ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 3 दिन पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मगर पिछले 2 दिनों से अलेक्जेंडर बार बार सर में दर्द की कंप्लेंट करता रहता था। मगर दर्द काफ़ी मामूली था, इसलिए उसने दवाई लेने या डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल मना कर दिया। मगर कल अचानक ही आर्यन के साथ जब वह कमरे में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तब अचानक ही उसके सर में ज़ोर से दर्द उठा। मैंने हमारी हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर को घर बुला लिया। वह अपनी पूरी टीम के साथ सारे इक्विपमेंट्स लेकर घर पहुंचे। अलेक्जेंडर को काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने अलेक्जेंडर की नींद का इंजेक्शन दे दिया, और अब डॉक्टरों की पूरी टीम अलेक्जेंडर की तबीयत पर नज़र बनाए हुए है। अलेक्जेंडर इस वक्त बेहोश है, मगर डॉक्टरों का कहना है कि होश में आते ही वह फिर से वही दर्द महसूस कर सकता है। वैसे उसके बाकी रिपोर्ट्स काफ़ी नॉर्मल हैं। बस डॉक्टरों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि अलेक्जेंडर को सर में इतना तेज़ दर्द क्यों हो रहा था। भले ही कोई समझ में यह नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर के सर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा था, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। अनिका ने रोहित से कहा, एक काम करो, अभी इसी वक्त उसे V15 पावर ड्रग का इंजेक्शन दे दो। अगर हॉस्पिटल का डॉक्टर तुमसे पूछे कि यह कौन सी दवाई है तो उनकी बात मुझसे करवा देना। मैं उनसे कहूँगी कि यह एक माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद असरदार दवाई है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर से कोई भी फरमाइश करता तो वह लोग कभी रोहित की बात को टाल नहीं सकते थे। रोहित को इस बात का डर नहीं था कि वह डॉक्टर रोहित को उस ड्रग के बारे में पूछेंगे, मगर वह चाहता था कि अलेक्जेंडर को इंजेक्शन खुद अनिका लगाए और अलेक्जेंडर के शरीर में हो रहे बदलाव को अनिका अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सके। इसलिए रोहित ने अनिका से कहा, देखो, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलेक्जेंडर बिल्कुल सेफ़ है। मेरे ख्याल से जब तक तुम घर पहुंचोगी तब तक अलेक्जेंडर की देखभाल करने के लिए खुद लाइफ केयर हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर और उनका स्टाफ यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से उस ड्रग के होने वाले असर को देखो और अलेक्जेंडर के शरीर में होने वाले बदलाव को तुम खुद अपनी आंखों के सामने महसूस कर सको। अनिका जानती थी कि लाइफ केयर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स काफ़ी काबिल थे, मगर वह रोहित की बात भी अच्छी तरह समझ सकती थी। इसलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट करके अनिका तेज़ी से अपनी कार ड्राइव करके मारवा हाउस पहुंची। जैसे ही अनिका अलेक्जेंडर को रखे गए कमरे में पहुंची, अनिका ने तुरंत पावर ड्रग का इंजेक्शन तैयार करके अलेक्जेंडर को इंजेक्शन दे दिया। आसपास खड़े किसी भी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वह अनिका को पूछ सके कि उन्होंने अलेक्जेंडर को कौन सा इंजेक्शन लगाया था।
इंजेक्शन लगाने के बाद अनिका लगातार मॉनिटर पर अलेक्जेंडर की हार्ट बीट और दिमाग में हो रहे वाइब्रेशन को मॉनिटर करने लगी, मगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। सारे रिपोर्ट्स को देखकर और अलेक्जेंडर के शरीर से लगे सारे मॉनिटर की रीडिंग देखने के बाद दुनिया का कोई डॉक्टर यह नहीं कह सकता था कि आखिर अलेक्जेंडर को क्या तकलीफ़ हो रही थी। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ ही पल बीते थे कि अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोल दी। आसपास खड़े डॉक्टर यह देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। अलेक्जेंडर को एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया गया था, जिसके कारण अलेक्जेंडर कम से कम 10 घंटे तक होश में ना आ सके, मगर एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाए अभी सिर्फ 6 घंटे हुए थे और अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोल दी थी। यह देखकर आसपास खड़े डॉक्टर काफ़ी हैरान हो गए। अनिका बड़े ही गौर से अलेक्जेंडर का चेहरा देखने लगी। रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? अलेक्जेंडर काफ़ी सरप्राइज होकर रोहित और अनिका की ओर देखता रहा। अलेक्जेंडर को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग उसके कमरे में क्या कर रहे थे और वह इस तरह से मशीनों के बीचों बीच बिस्तर पर क्यों लेटा हुआ था। अनिका और रोहित की ओर हैरानी से देखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वह आर्यन के साथ उसकी दी हुई चैलेंज पूरी करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने मुझे एक 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए, जो उसे सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। हाँ, कुछ देर तक तो मैं भी सोच में पड़ गया कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, मगर पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई और अब जब मैं जागा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि वह प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल था। मेरे दिमाग में काफ़ी देर से सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका चल रहा था और अब जागने के बाद मुझे याद आया कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो काफ़ी इजी है। अनिका और रोहित दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम्हें सर में दर्द महसूस हो रहा है? अलेक्जेंडर ने फिर से हैरानी से अनिका की ओर देखकर कहा, नहीं, वह तो 2 दिन पहले थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा था, मगर इस वक्त तो बिल्कुल ठीक हूँ। अलेक्जेंडर की बाकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी नॉर्मल थे। अनिका यह देखकर हैरान थी कि अलेक्जेंडर बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अलेक्जेंडर इतना नॉर्मल कैसे था। क्या वाकई में V15 इतना पावरफुल था या फिर यह सब कुछ सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? यह बात ना तो अनिका समझ पा रही थी और ना ही रोहित, मगर वह दोनों एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिस्टोफर की बात को हल्के में लेकर वह कोई गलती नहीं कर सकते थे। अगर उसकी बात सच हुई और यह सब कुछ V15 ड्रग के असर की वजह से हुआ है तो इसका मतलब साफ था कि अगले 3 महीनों में इसका असर भी पूरा हो जाएगा और अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए V16 ड्रग का इंजेक्शन दिया जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब अनिका यह सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर वह V16 ड्रग तक किस तरह पहुँचे। अनिका की परेशानी देखकर रोहित अनिका को कमरे के एक कोने में ले गया। रोहित ने अनिका से पूछा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया की सबसे काबिल डॉक्टरों में से एक हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद ही V16 का फार्मूला ढूंढकर उस ड्रग को बना लो, ताकि 3 महीने के भीतर हम अलेक्जेंडर को उस पावर ड्रग की आखिरी डोज देकर उसे बचा लें? अनिका अच्छी तरह से समझती थी कि रोहित क्या कहना चाहता था, मगर अनिका खुद लेबोरेटरी में V15 पावर ड्रग का टेस्ट करके आई थी। अनिका जानती थी कि 3 महीनों में V16 पावर ड्रग का फार्मूला बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। भले ही अनिका एक असाधारण डॉक्टर थी, मगर इतनी शक्तिशाली और पावरफुल ड्रग बनाने के लिए अनिका के पास भी वक्त बहुत कम था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि 3 महीनों के अंदर V16 पावर ड्रग को बनाना उसके लिए काफ़ी चैलेंज हो जाएगा। इससे बेहतर यही होता कि अनिका स्वाति के छोड़े हुए क्लूज को ढूंढकर किसी तरह उस पावर ड्रग तक पहुंच जाए, मगर अनिका जब ये सोच कर हैरान हो रही थी कि वह किस तरह स्वाति के छोड़े हुए क्लूज को पहचाने। अनिका और रोहित अभी उस उलझन में फंसे ही थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे के खुलते ही आयशा, रिया और आर्यन के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। दोनों बच्चों ने आयशा का हाथ पकड़ रखा था। तीनों को एक साथ देखकर रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित को अपना परिवार धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा था। जब रोहित की नज़र फिर से अनिका पर पड़ी तो रोहित ने महसूस किया कि अनिका काफ़ी हद तक मायूस नजर आ रही थी। अनिका के दिल में बस अब एक ही बात चल रही थी कि किस तरह वह अपने बेटे अलेक्जेंडर को मौत के चंगुल से बाहर निकाल सके। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अनिका को अपनी माँ के छोड़े हुए क्लूज तक किसी भी तरह पहुँचना था। रोहित अनिका को दिलासा देने वाला था कि अचानक मारवा हाउस के हॉल में शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मारवा हाउस में इस तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में कौन बात कर रहा था। जब रोहित और बाकी लोग कमरे से बाहर निकले तब रोहित ने देखा कि नीचे हॉल में हंसराज जोर जोर से चिल्ला कर घर के नौकरों को डांट रहा था।
घर का एक सिक्योरिटी गार्ड हंसराज के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, सर मुझे माफ़ कीजिए, मगर आपको अंदर आने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता। हंसराज ने उसे डांट लगाते हुए कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर के असली मालिक का बेटा हूँ। मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर चाहो तो तुम मेरे खिलाफ़ कोर्ट में केस भी कर सकते हो, मगर वहाँ भी तुम मेरा बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही मैंने इस घर के और मारवा ख़ानदान की प्रॉपर्टी से अपने सारे अधिकारों को त्याग दिया है, मगर मुझे अपने घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। कांच की लिफ्ट से रोहित को जब नीचे आता हुआ हंसराज ने देखा तो रोहित को देखते ही वह चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, यह क्या अनर्थ कर दिया है तुमने? इतने बड़े मारवा कॉरपोरेशन के हेड हो तुम, मगर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए हमेशा ही हर फैसला अपने दिमाग से लिया करोगे, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमज़ोर हो कि एक औरत की बातों में फंसकर पूरे के पूरे मारवा परिवार को और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इतने बड़े खतरे में डाल दोगे। रोहित जब लिफ्ट से बाहर निकला तो रोहित के पीछे पीछे आयशा भी लिफ्ट से बाहर निकली। आयशा की ओर इशारा करके हंसराज ने कहा, इस औरत को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पता नहीं है कि इस औरत की वजह से क्या क़यामत आ सकती है हम लोगों पर। ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि पूरा का पूरा मारवा ख़ानदान खतरे में पड़ जाएगा। क्या तुम इतना भी नहीं जानते इस औरत ने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है, और वह आदमी क्या कर सकता है? रोहित ने हंसराज की बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने तुम लोगों से कहा था इन्हें अंदर बिल्कुल ना आने दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड रोहित के सामने झुककर खड़े थे। तभी रोहित को आगे बोलने से रोकते हुए हंसराज ने अपनी आवाज़ और ऊंची करते हुए रोहित से कहा, मैं अंदर कैसे आए इस बात की फ़िक्र करना छोड़ो और अपने आप को इस घर से बाहर निकालने से रोको। हंसराज की यह बात सुनकर आयशा और आसपास खड़े बाकी लोग हैरान रह गए। हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हंसराज ने अपनी आवाज़ और बुलंद करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, क्या तुम जानते भी हो इस औरत से अपनी दुश्मनी उतारने के लिए वो अक्षय वर्मा क्या कर सकता है? रोहित हंसराज से कुछ कहने जा रहा था, तभी हंसराज ने इशारा करके रोहित को आगे बोलने से रोक लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो, और इतना तो जान चुके हो कि अक्षय वर्मा ने अपनी दुश्मनी मारवा खानदान पर उतारना शुरू कर दिया है। वह हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हमने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो कुछ ही दिनों में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चलो, मारवा खानदान के पैसों में मेरा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही इस घर या फैमिली बिजनेस पर, मगर मुझे मेरे पापा की इतनी मेहनत से बनाई हुई हर चीज़ की बहुत कीमत है। मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी मेहनत करके यह सब कुछ खड़ा किया है, और इस तरह मैं अपनी आंखों के सामने यह सब कुछ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हंसराज की यह सारी बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर काफ़ी घबराहट नजर आने लगी। आयशा ने अटकती हुई आवाज़ में हंसराज से पूछा, क्या हुआ, क्या किया है उसने? आयशा की आवाज़ सुनकर हंसराज के कानों पर पड़ते ही हंसराज ने एक जोर की चीख लगाते हुए आयशा से कहा, चुप हो जाओ तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे किए की सज़ा अब मेरे पूरे परिवार को भुगतनी होगी। यह पता नहीं वह कौन सी घड़ी थी जब मेरे पिताजी ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए चुना था। मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम इस घर का सर्वनाश करने के लिए आई हो, और आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारी वजह से मारवा खानदान की इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि वह कितना पावरफुल आदमी है। रोहित बच्चा है, मगर तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए वह मेरे पूरे खानदान को मिटा देगा। जैसे जैसे हंसराज अपनी आवाज़ ऊंची करने जा रहा था, आयशा के चेहरे पर घबराहट बढ़ती जा रही थी। आयशा मारवा ने फिर से अटकते हुई आवाज़ में हंसराज से पूछा, क्या किया है उसने, जरा मुझे बताओ। हंसराज ने तेज सांसें लेते हुए रोहित की आंखों में देखा और कहा, अब तक तो तुम जान चुके होगे कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर अचानक ही मार्केट के खुलते ही दुगने दाम पर बिकने लगे हैं। आज सुबह मार्केट खुलते ही हमारा शेयर अपर सर्किट में चला गया। इसका क्या कारण है यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और वह बड़े ही रिलैक्स होकर हंसराज की बातें सुनता रहा। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता था, मगर फिर भी उसे घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। हंसराज मारवा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस अक्षय वर्मा ने मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़्यादातर शेयर मार्केट से उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे शेयर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द वह हमारी कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा।
हमारे कंपनी में जिन जिन इन्वेस्टरों ने शेयर खरीदे हैं उन सब के पास दुगने दामों में उसने शेयर खरीदना शुरू कर दिया है। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। उसका परिवार दुनिया की इकोनॉमी हैंडल कर सकता है, उतना पावरफुल है। ना उनके पास कैश की कमी है और ना ही प्रॉपर्टी की। अरे हमारी पूरी प्रॉपर्टी मिलाकर जितनी कैश हम जमा कर सकते हैं उतना कैश तो हर महीने वह अपने अकाउंट में जमा करवाता है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कितनी जल्दी वह पूरी की पूरी मारवा इंडस्ट्री अपने नाम करवा सकता है। हम चाहकर भी हमारे शेयर बाय बैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेयर के भाव बहुत बढ़ चुके होंगे और आने वाले दिनों में शेयर की कीमत बाजार में कम से कम 10 गुना हो जाएगी। हमारे लिए हमारे शेयर को बाय बैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और यह सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानते हो, मगर फिर भी खामोश खड़े हो यहाँ। और यह सब कुछ इस औरत की वजह से हुआ जो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है। कहा था मैंने तुमसे आशा कि एक दिन तुम हमारे बेटे की बर्बादी का कारण बनोगी, और आज वही हो गया। अब तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। इसके बाद लंबी सांस लेते हुए हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखो, समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि वह कितना पावरफुल है। क्या तुमने कभी इंपीरियल ग्रुप का नाम सुना है? कुछ 10 से 12 लोग हैं जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, और यह 10 से 12 लोग पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को अपने काबू में रखते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अक्षय वर्मा उस ग्रुप का मेंबर है। वह लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अब अपने आप को और मारवा को बचाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। रोहित बड़े ही शांति से हंसराज की हर बात सुनता रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर हंसराज का क्या प्लानिंग करके घर आया था। हंसराज ने रोहित से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगा। तुम आयशा को फिर से घर लेकर आए हो, यह बात अब तक सभी लोगों को पता चल चुकी है और सब लोग यह भी जान चुके हैं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तुम्हारे ताऊ जी ने तो पूरे परिवार के बाकी लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का भी दिया है। सभी लोग चाहते हैं कि तुम मारवा खानदान के हेड की पोजीशन से नीचे उतर जाओ, मगर मैं अपने जीते जी यह होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन सब से बचने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आयशा को मारवा हाउस से बाहर निकाल दो या फिर उसे अक्षय वर्मा के हवाले कर दो। यही एक रास्ता है अक्षय के गुस्से को शांत करने का, वरना आने वाले कुछ ही दिनों में मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्री का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। आयशा को अब हंसराज की हर बात तीर की तरह चुभने लगी थी। आयशा मारवा मन ही मन अपने आप को रोहित का गुनहगार मानने लगी थी। आयशा मारवा समझ चुकी थी कि यह सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा था। रोहित और मारवा खानदान ने इतने खतरनाक आदमी को अपना दुश्मन बना लिया था तो सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से। आयशा ने यह कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से रोहित और मारवा खानदान पर किसी भी तरह की मुसीबत आए, और इसीलिए आयशा मारवा ने 20 सालों तक अपने ही बेटे को अपने आप से अलग कर दिया था। मगर आज इतने सालों बाद आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोहित को सब कुछ सच सच बताकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, और अब उस गलती की सज़ा रोहित और मारवा खानदान को उठानी होगी। रोहित ने आयशा की नज़रों में पछतावा पढ़ लिया था। इससे पहले कि हंसराज आयशा को और जलील करने की कोशिश करता, रोहित ने अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए हंसराज को आगे बोलने से रोका और कहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ माँ की वजह से हो रहा है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। मारवा खानदान को अगर किसी से खतरा है तो वह आप हैं, माँ नहीं। रोहित को इस तरह बात करते हुए देखकर हंसराज शौक हो गया। वह फटी हुई आंखों से रोहित की ओर देखने लगे। आयशा भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसमें हंसराज मारवा का क्या दोष था। कॉलेज के दिनों में अक्षय वर्मा उर्फ प्रम को आयशा की वजह से इमोशनल चोट पहुंची थी, जिसका बदला अब वह पूरे मारवा खानदान से लेना चाहता था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको सचमुच अपने परिवार की और अपने बेटे की इतनी ही पड़ी होती तो आपने 20 साल पहले अपने ही बेटे की किडनैपिंग में अक्षय वर्मा का साथ नहीं दिया होता। रोहित की यह बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हंसराज फटी हुई आंखों से रोहित की ओर देखने लगा। हंसराज ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा किडनैपिंग क्यों करवाऊंगा? रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर बड़ी ही कैजुअली इस बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा हुआ आपने ही सवाल पूछ लिया। चलिए अब मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके इस सवाल का बाकी लोगों को जवाब दे सकूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। हंसराज के चेहरे पर अब घबराहट साफ नजर आने लगी थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सालों पहले जब अक्षय वर्मा आपके घर आकर आपसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बातें किया करता था, तब आप अच्छी तरह से जानते थे कि वह जिस लड़की को धोखेबाज कह रहा था वह लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी बीवी आयशा मारवा थी।
रोहित की बात सुनकर हंसराज के होश उड़ गए। खुद आयशा भी यह बात नहीं जानती थी कि उस वक्त हंसराज को यह पता था कि अक्षय वर्मा अपनी जिस एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था वह एक्स गर्लफ्रेंड आयशा ही थी। यह बात हंसराज जानता था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसके बाद आने वाले कुछ सालों में मारवा खानदान की पोजीशन मार्केट में कुछ ढीली पड़ने लगी। किसी भी वक्त गुलेरिया परिवार और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को पछाड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की कगार पर थी। क्या यह बात सच है? रोहित की बातें सुनकर अब हंसराज के चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी थी, मगर रोहित की बात का जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, हाँ यह सच है, क्योंकि करण गुलेरिया मुझसे बेहतर बिजनेसमैन है। बिजनेस करने की सूझबूझ शायद उस वक्त करण गुलेरिया में मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। मैं मानता हूँ कि मैं बिजनेस में इतना टैलेंटेड नहीं था और इसीलिए यह सब कुछ हुआ, मगर इस बात का आयशा और परम के संबंध के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। रोहित ने अपने एक हाथ के इशारे से हंसराज को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, सब कुछ समझाता हूँ, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा, मुझे यह बात बताइए कि दादाजी ने उस वक्त आप ही को हेड ऑफ द कंपनी क्यों चुना था? क्योंकि मारवा खानदान में इस तरह का तो कोई रिवाज नहीं है। घर का सबसे बड़ा बेटा ही हेड की कुर्सी पर बैठेगा और फिर आपके भाई यानी कि मेरे सारे चाचा भी आपकी कुर्सी पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर फिर भी दादाजी ने आप ही को क्यों चुना था? रोहित का यह सवाल सुनकर हंसराज के चेहरे का रंग उड़ गया था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए एक और बात पर गौर करते हैं। जिस वक्त करण गुलेरिया ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ली थी, उस वक्त वो इमोशनली एक काफ़ी दर्दनाक परिस्थिति से गुजर रहे थे। स्वाति मल्होत्रा के चले जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुके थे। यहाँ तक कि वह तो अपनी कंपनी भी ख़त्म करने के बारे में सोच चुके थे। अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम करके वह हमेशा हमेशा के लिए हर चीज़ से दूर हो जाना चाहते थे। अगर अनिका उनकी ज़िंदगी में ना आई होती तो शायद उन्होंने आकाश को गोद लेकर सब कुछ आकाश के नाम कर दिया होता। फिर भी यह कैसे हो सकता था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से आगे निकल जाए? और अगर यह बात सच है कि आप में बिजनेस करने की सूझबूझ नहीं है, तो फिर जरा मुझे बताइए कि मारवा खानदान के पास मदद की कोई उम्मीद के बिना भी अपने अमेरिका में जाकर इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया? अगर आप में बिजनेस की सूझबूझ ना होती तो यह सब कुछ नहीं कर पाते। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही हंसराज के कदम लड़खड़ाने लगे। रोहित ने इसके बाद जो पूछा उससे हंसराज के होश उड़ गए। रोहित ने हंसराज से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ था? माँ को धोखा देकर देविका आंटी के साथ रिश्ता बनाने वाली बात भी इसी प्लान का हिस्सा थी। रोहित ने बचपन से ही अपने परिवार के कॉम्प्लिकेशंस को अच्छी तरह समझने की कोशिश की थी। जब उसने अपने पापा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तब उसे यह पता चला कि जवानी के दिनों में उसके पापा काफ़ी दिलफेक और अयास इंसान हुआ करते थे, मगर फिर भी दादाजी ने रोहित के पापा को ही मारवा इंडस्ट्री का हेड चुना था। रोहित को धीरे धीरे इस बात का भी एहसास हुआ था कि लोग अक्सर यह कहते रहते थे कि हंसराज में बिजनेस करने की कोई क्षमता नहीं थी। हंसराज के अंदर वह टैलेंट ही नहीं थी जो मारवा खानदान को विरासत में मिली थी, मगर रोहित अब तक यह जान चुका था कि यह बात बिल्कुल गलत थी। अगर ऐसा होता तो अमेरिका जाने के बाद हंसराज ने अपने ही बलबूते पर इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा किया होता। रोहित अक्सर यह सोचता रहता था कि रोहित के दादाजी और दादी किस किस्म के माँ बाप थे। भले ही हंसराज ने अपनी बीवी को धोखा दिया था और किसी और औरत के साथ रिश्ता बना लिया था, मगर रोहित अपने दादा दादी को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए रोहित यह समझने में हमेशा से नाकाम रहा था कि आखिर क्यों उन्होंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया था और अपने 5 साल के पोते को इतनी कम उम्र में परिवार का अगला मुखिया डिक्लेयर कर दिया था। यह सारी बातें बचपन से ही रोहित के समझ से बाहर थी। वह जानता था कि जरूर कोई ऐसा राज था जो वह नहीं जानता था। रोहित ने इतने सालों में कई बार इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की थी, मगर हमेशा ही रोहित के हाथ निराशा लगी थी। मगर जब आयशा ने रोहित को सब सच्चाई बताई तब धीरे धीरे रोहित इस पहेली के हर पहलू को एक साथ जोड़ने लगा। हंसराज और देविका के देश छोड़कर जाने से लेकर उसके वापस आने तक की हर कड़ियाँ जब रोहित ने जोड़कर देखी तब धीरे धीरे उसे अपने परिवार की वह सच्चाई पता चली जो जानने के बाद मारवा खानदान के प्रति रोहित का आदर और रिस्पेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया। रोहित जान चुका था कि जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ एक अरेंजमेंट था जो उसके दादाजी और हंसराज के बीच हुआ था। रोहित के दादाजी और हंसराज यह जान चुके थे कि अक्षय वर्मा उर्फ परम अपना बदला लेने के लिए मारवा खानदान के बिजनेस को धीरे धीरे चोट पहुंचा रहा था, और वह यह भी जान चुके थे कि अक्षय वर्मा का खानदान काफ़ी पावरफुल था। मारवा खानदान चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। रोहित के दादाजी ने मारवा खानदान का पुश्तैनी बिजनेस अपनी जान से भी ज़्यादा संभाला था
और वह किसी भी कीमत पर इस बिजनेस को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए नहीं देख सकते थे। मारवा खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा रोहित के दादाजी के लिए सब कुछ थे। इसीलिए उन दिनों रोहित के दादाजी और हंसराज ने ही जानबूझकर यह सारी प्लानिंग की थी। वह जानते थे कि अगर आयशा को मारवा खानदान से अगर दूर कर दिया जाए तो किसी न किसी तरह अक्षय वर्मा समझ लेगा कि उसका बदला पूरा हो गया था। इसीलिए हंसराज ने जानबूझकर देविका के साथ अफेयर किया और जानबूझकर अफेयर के सारे सबूत आयशा के सामने रख दिए। रोहित के दादाजी ने भी बड़ी ही आसानी से हंसराज को जायदाद से और मारवा खानदान से बेदखल कर दिया ताकि वह रोहित को मारवा खानदान की निगरानी में रख सके। और वह यह भी अच्छी तरह जानते थे कि यह छोटे बच्चे को एक माँ की कितनी ज़रूरत होती थी। आयशा के साथ डिवोर्स लेने के बावजूद अक्षय वर्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जब आयशा कुछ दिनों के लिए रोहित को मारवा हाउस में छोड़कर अपनी जिंदगी में आए इतने बड़े तूफान को शांत करने के लिए विदेश गई थी, वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने आशिक प्रम के साथ हुई। मगर उस वक्त अक्षय वर्मा को यह एहसास हुआ कि चाहे हंसराज आयशा की जिंदगी से दूर जा चुका था, मगर आयशा कभी भी अक्षय वर्मा की जिंदगी में वापस नहीं आने वाली थी। इसीलिए अक्षय ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की। अक्षय ने आयशा की जिंदगी की सबसे चहीती चीज यानी कि उसका बेटा रोहित को उससे दूर करने का फैसला कर लिया। रोहित की किडनैपिंग हुई मारवा खानदान उस वक्त भी दिल्ली में काफ़ी पावरफुल था, मगर वह जानते थे कि रोहित की किडनैपिंग किसने की थी। इसीलिए वह लोग बिल्कुल शांत रहे। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जब रोहित का कोई अता पता नहीं लगा, तब आयशा ने मजबूरन गुलेरिया परिवार के सामने मदद की भीख मांगी। मगर कई घंटे बीत चुके थे, इसीलिए करण गुलेरिया भी आयशा की कोई मदद नहीं कर पाए थे। अक्षय वर्मा ने आयशा के साथ एक बहुत बड़ा नाटक खेला। अक्षय वर्मा ने आयशा को यह जताया कि रोहित को मौत के मुंह से उसने बचाया है। आयशा हमेशा के लिए अक्षय वर्मा की कर्जदार बन गई। इसके बाद अक्षय वर्मा ने आयशा की दुखती नस पर हाथ रख दिया। अक्षय वर्मा ने आयशा को हमेशा के लिए अपने बेटे से दूर करने की सजा सुना दी। मगर कहीं ना कहीं रोहित के दादाजी इस बात को लेकर काफी अस्वस्थ थे कि भले ही आयशा हमेशा के लिए अपने बेटे से दूर हो जाए, मगर मारवा खानदान का वारिस मारवा खानदान की निगरानी में रहेगा और भविष्य में मारवा खानदान की बागडोर अपने हाथ में बड़ी ही आसानी से ले लेगा। हंसराज और रोहित के दादाजी ने सोचा था कि कभी ना कभी आयशा अपने पुराने प्रेमी परम यानी कि अक्षय वर्मा के साथ मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आयशा ने परम को कई सालों पहले ही अपने दिल से मिटा दिया था। आयशा अब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे रोहित के लिए जिंदा थी। आयशा ने अकेले ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था, मगर इन सब में मारवा खानदान को एक फायदा हुआ था। उन्हें अपना वारिस मिल गया था और अक्षय वर्मा के गुस्से से छुटकारा। दादाजी ने भले ही हंसराज मारवा को जायदाद और कंपनी से बेदखल कर दिया था, मगर उन्होंने एक बाप होने का फर्ज अच्छी तरह निभाया था। भले ही लोगों की नज़रों में हंसराज एक फूटी कोड़ी लिए बिना ही मारवा हाउस से निकल गए थे, मगर चोरी चुपके रोहित के दादाजी ने हंसराज मारवा को अमेरिका में अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा फंड भिजवाया था। इन सारी बातों में यह बात साबित होती है कि जो आयशा अपने आप को रोहित और मारवा खानदान की बर्बादी का कारण समझ रही थी, दरअसल उस आयशा मारवा को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी तरह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को डूबने से बचाया जा सके। जब रोहित ने यह सारी बातें आयशा और हंसराज के सामने कही, तब दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। अचानक ही आयशा के लिए अपनी बीती हुई पूरी जिंदगी बेमानी हो गई। आयशा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ हंसराज ने इतना बड़ा धोखा किया था। हैरान आयशा ने अपना सर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह आज तक जो जिंदगी जीती आ रही थी, उस जिंदगी को किस तरह से देखे। और जब पिछली जिंदगी ही इतनी भयानक लगने लगी थी, तो आयशा को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी जिंदगी को आगे किस तरह से ले जाए। वो जिस मोड़ पर खड़ी थी, वहाँ पीछे देखने पर उन्हें इस बात का एहसास होता था कि पीछे कोई रास्ता ही नहीं था और आगे जाने के लिए खुला मैदान था, जिसमें ना तो कोई राह नजर आती थी और ना ही कोई मंजिल। हंसराज ने रोहित की सारी दलील सुनने के बाद फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, यह सब तुम कैसे सोच सकते हो? इन सब बातों का क्या सबूत है तुम्हारे पास? रोहित ने हंसराज की बात का जवाब देते हुए कहा, सबसे बड़ा सबूत तो देविका जी हैं, जिन्होंने उस दिन मेरे सामने आकर मुझे कहा था कि मैं उन्हें अपनी माँ कहकर बुलाऊं। भले ही मेरी किडनैपिंग अक्षय वर्मा के कहने पर हुई थी, मगर देविका जी के बिना मेरी किडनैपिंग होना काफ़ी मुश्किल था। हंसराज ने रोहित की बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद दोनों ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई है तो ठीक है, तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मारवा खानदान का असली वारिस वापस आ गया है। आज से मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में होगी। हंसराज की यह बात सुनकर खुद रोहित भी चौंक गया। हंसराज ने अब बड़ी ही धीमी आवाज में रोहित से कहा, देखो ज़्यादा चौंको मत, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है।
तो तुम भी यह जान चुके होगे कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे। तुम सारी हकीकत जान चुके हो तो कुछ और हकीकत तुम्हें बता दूं ताकि तुम्हारे मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मेरे पिताजी ने अपने नाम के सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफ़र किए थे। मरने के बाद कंपनी में पिताजी का जो भी हिस्सा था वह उन्होंने मेरे नाम कर दिया था और उस लिहाज से अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। तुम्हें अगर अपनी माँ इतनी ही प्यारी है तो अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि आयशा का पुराना आशिक अपना बदला पूरा करने के लिए मेरे परिवार को बर्बाद कर दे। जब घर के काफ़ी सदस्यों ने सुना कि नीचे हॉल में हंसराज आए थे तो सब लोग एक के बाद एक नीचे हॉल में इकट्ठा होने लगे थे। हंसराज की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। 20 साल पहले हंसराज और रोहित के दादाजी के बीच में जो भी प्लानिंग हुई थी उसका किस्सा उन दोनों ने घर के किसी भी मेंबर को नहीं बताया था। इसीलिए यह सारी बातें इतने सालों बाद सुनकर सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। पूरा घर दो हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग रोहित को सपोर्ट करना चाहते थे तो कुछ लोग आज भी हंसराज को सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को इस तरह कन्फ्यूजन में देखकर हंसराज ने अपने कोट की जेब से कुछ दस्तावेज निकाले और रोहित की ओर देखकर कहा, यह रहा पिताजी का विल जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनके मरने के बाद उनके हिस्से के सारे शेयर मेरे नाम कर दिए जाएं और उनके हिस्से में कंपनी के 25% शेयर थे जो मारवा खानदान के किसी भी और सदस्य से कहीं ज़्यादा हैं। और इस विल के मुताबिक आज मैं कंपनी के 25% शेयर का मालिक हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड मैं अपने आप को ऑटोमेटिकली चुन सकता हूँ। बिजनेस की इतनी बारीकियां तो तुम अब तक अच्छी तरह से जान चुके होगे रोहित। भले ही तुम मेरे बेटे हो मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं। रोहित खुद इस वक्त हंसराज की बातें सुनकर काफ़ी हैरान था। तभी पंकज मारवा ने हंसराज मारवा के हाथों से वो डॉक्यूमेंट लेकर पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक बड़ी बारीकी से उन डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद पंकज ने बाकी सारे लोगों के सामने उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए कहा, यह तो पिताजी का विल है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनके हिस्से के सारे शेयर उनके सबसे बड़े बेटे हंसराज के नाम कर दिए जाएं। इसका मतलब तो साफ है, अगर हंसराज यह चाहते हैं कि कंपनी के हेड की कुर्सी पर वह बैठे तो उन्हें हम में से कोई नहीं रोक सकता। पंकज की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान होकर आपस में बातें करने लगे। रोहित के कुछ सपोर्टर ने रोहित की तरफ बोलते हुए हंसराज से कहा, मगर जब दादाजी का स्वर्गवास हुआ था तब उन्होंने हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनके मरने के बाद कंपनी की बागडोर रोहित के हाथों में सौंपी जाए। उस लिहाज से कंपनी और मारवा खानदान के हेड की पोजीशन पर रोहित मारवा का होना ही चाहिए क्योंकि यह दादाजी की आखिरी इच्छा थी। तभी पंकज ने वह विल दिखाते हुए कहा, पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी वह इस कागजात में अच्छी तरह से लिखा है और कानून से बड़ा तो और कोई सबूत नहीं है। यह बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। कानून तौर पर हंसराज भैया इस विल के जरिए हमारे खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के हेड की पोजीशन बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। और फिर आप लोगों की इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अब बड़े भैया वापस लौट चुके हैं तो उन्हें अपनी पुरानी पोजीशन वापस करने में हर्ज ही क्या है? रोहित उनका बेटा है, कुर्सी के लिए क्या इस तरह का बर्ताव करना रोहित को शोभा देता है? तभी रोहित को सपोर्ट करने वाले एक रिश्तेदार ने कहा, मगर क्या सबूत है कि यह विल असली है? तभी अचानक ही हॉल के कोने से दादी माँ की आवाज़ सबके कानों पर पड़ी। दादी माँ ने कहा, इसका फैसला मैं करूँगी। अनिका अलेक्जेंडर के रूम के बाहर सेकंड फ्लोर पर खड़ी हुई नीचे हॉल में जो कुछ भी बातें चल रही थी वह सब कुछ देख और सुन रही थी। अनिका जानती थी कि मारवा हाउस के सभी मेंबर्स काफ़ी पॉलिटिकल थे, मगर वह यह नहीं जानती थी कि जिस दादी माँ ने रोहित को एक माँ बनकर इतने सालों पाला था वही दादी माँ खुद भी फैमिली के बाकी कई लोगों की तरह रोहित के खिलाफ इतने सालों से प्लानिंग कर रही थी। रोहित को इस वक्त अकेला खड़ा देखकर अनिका को रोहित पर बहुत तरस आ रहा था, मगर वह जानती थी कि मारवा खानदान के पर्सनल मैटर्स में दखलंदाजी करना इस वक्त सही नहीं होगा। इसीलिए अनिका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी नीचे चल रहा तमाशा देखती रही। रोहित के ठीक बगल में खड़ी आयशा अपने इमोशंस को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दादी माँ ने जब रोहित के खिलाफ बोलना पसंद किया तो आयशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। आयशा अपने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं ले सकती थी। मारवा खानदान के सभी लोगों की दुश्मनी आयशा ने इतने सालों अकेले ही झेली थी, मगर जब बात आयशा के बेटे पर आई तब वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मारवा परिवार अपने ही वारिस के खिलाफ कैसे इस तरह की प्लानिंग कर सकते थे। आयशा अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कसी और तेजी से हंसराज के पास चली गई। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता आयशा ने हंसराज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हंसराज अपनी जगह से 2 कदम पीछे चले गए। आयशा ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर हंसराज के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। अनिका जो ऊपर खड़ी यह सब कुछ देख रही थी,
उसने एक बात नोटिस की, हंसराज चाहते तो आयशा के थप्पड़ से बच सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता होते हुए भी जानबूझकर आयशा के हाथों थप्पड़ खाना पसंद किया था। आयशा ने हंसराज की ओर देखकर कहा, किस तरह के आदमी हो तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि ना सिर्फ तुम मेरे दुश्मन थे, बल्कि मन ही मन अपने बेटे के खिलाफ भी जहर भरा था तुमने मन में। किस तरह के बाप हो तुम? अपने ही बेटे के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसराज ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, शर्म तो मुझे सचमुच बहुत आती है। 20 साल पहले भी तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाया और आज भी तुम्हें अपने साथ रखने में असमर्थ हूँ। मुझे बहुत घिन आती है अपने आप पर जब मैं यह सोचता हूँ कि मैं कितना कमजोर हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। तुमने दुश्मनी एक इतने पावरफुल इंसान के साथ ले ली है जिसके साथ लड़ना मेरे बस में नहीं है। हंसराज की आंखों में शर्म के साथ साथ पछतावा भी साफ साफ नजर आ रहा था। हंसराज ने भी जानबूझकर आयशा को धोखा देने की प्लानिंग की थी। असलियत में हंसराज आयशा से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों से ही हंसराज आयशा को बहुत पसंद करते थे, मगर कॉलेज पूरे होने के बाद करण गुलेरिया के साथ हंसराज मारवा एक कंपटीशन में पड़ गए थे। कौन ज़्यादा ताकतवर बिजनेसमैन है? हंसराज जानते थे कि करण गुलेरिया स्वाति से प्यार करते थे और इसीलिए स्वाति को अपनाने के लिए हंसराज ने जमीन आसमान एक कर दिए थे। लोगों को लगने लगा था हंसराज स्वाति से बेहद प्यार करते थे, मगर असलियत में वह मन ही मन प्यार तो सिर्फ आयशा से ही करते थे। स्वाति को अपनाना उनकी जिद थी। वक्त बीतता चला गया। स्वाति ने करण गुलेरिया को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हंसराज ने आयशा को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। शादी के बाद आयशा ने हंसराज से कह दिया था कि वह कॉलेज के ज़माने में किसी से प्यार करती थी और आयशा ने हंसराज के साथ जो शादी की थी वह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर की में आकर करी थी। आयशा को हंसराज के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, मगर हंसराज सब कुछ चुपचाप सहन करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि आज नहीं तो कल उनका रिश्ता समझौते से आगे बढ़कर प्यार में जरूर बदल जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और किस्मत ने एक ऐसी करवट बदली कि हंसराज और आयशा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह कॉलेज का मासूम सा भोला भाला दिखने वाला लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार का वारिस निकला और अब वह अपने प्यार को वापस हासिल करने के लिए मारवा खानदान को बर्बाद करने पर उतर आया था। इस बात के बाद हंसराज हमेशा ही अपने आप को कोसता रहा। आयशा से हंसराज ने प्यार किया था और अब आयशा की वजह से पूरे के पूरे मारवा खानदान पर मुसीबत मंडरा रही थी। हंसराज ने सोच लिया था कि वह किसी भी हालत में आयशा को अपने आप से अलग कर देगा और इसीलिए एक प्लानिंग के तहत हंसराज ने देविका से प्यार करने का नाटक किया और आयशा से डिवोर्स लेकर दूर चला गया। हंसराज ने सोचा था कि अगर आयशा को रोहित से अलग करने के बाद अक्षय वर्मा हमेशा हमेशा के लिए आयशा को अपने साथ लेकर चला जाएगा तो वह ये समझेगा कि अपने प्यार को दफन करके उसने अपने बेटे और परिवार की हिफाजत अक्षय वर्मा से मांग ली थी। मगर आयशा ने अक्षय वर्मा को ठुकराकर अकेले ही जिंदगी बिताने का फैसला किया। आयशा ने जब अकेले रहने का फैसला किया तो हंसराज ने भी घर वापस कभी नहीं आने का फैसला किया, मगर आयशा ने अक्षय वर्मा का करार तोड़कर उसके गुस्से को फिर से जगा दिया था और अक्षय वर्मा फिर से मारवा खानदान के खून का प्यासा हो गया था। हंसराज ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, 20 साल तुमने अकेले शहर के बाहर उस विला में गुजारे थे। मुझे लगा तुम्हें अब अकेले जीने की आदत हो चुकी होगी, जैसे मैं तुम्हारे बिना जीने का आदी हो चुका था। मगर अपने बेटे के प्यार के सामने 20 साल बाद तुमने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से न सिर्फ तुम्हारे बेटे पर बल्कि पूरे मारवा ग्रुप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम क्या समझती हो मैं अपने बेटे को दुश्मन हूँ? यह सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। 20 साल तुम्हें रोहित से दूर रखकर मैंने अपने खानदान को सिक्योरिटी दी थी और आज तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हंसराज के मुंह से सच्चाई सुनकर रोहित और आयशा दोनों के होश उड़ गए। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसराज की इस प्लानिंग को किस नजरिए से देखे। आयशा ने एक लंबी सांस लेते हुए हंसराज से कहा, अगर यह सब कुछ सच है तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं खुशी खुशी रोहित से दूर हो जाती, मगर एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से और अपने बाप से दूर रखकर तुम्हें क्या मिला? इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली तुम लोगों ने। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने कमज़ोर थे तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते थे मगर उस अक्षय वर्मा के चुंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच सकते थे? इस बार हंसराज ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, रास्ता तो है, आज भी एक रास्ता है जिससे यह सब कुछ शांत हो जाता। रोहित और आयशा बड़े ही ध्यान से हंसराज की बात सुन रहे थे। हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, अगर तुम अक्षय वर्मा के पास हमेशा के लिए चली जाओ तो हो सकता है कि वह हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए।
हमारा खानदान को और रोहित को अपना दुश्मन नहीं समझेगा। अगर तुम उन लोगों के पास चली जाओ तो रोहित बड़े ही आराम से फिर से अपने मारवा खानदान के हेड की पोजीशन पर बैठकर पहले की तरह बिजनेस को और परिवार को चला पाएगा। रोहित को अपने बाप की कहे हुए शब्दों पर घिन आ रही थी। रोहित ने हंसराज को बीच में ही रोकते हुए कहा, इस तरह की घटिया बात करते हुए आपको शर्म भी नहीं आती? यह कभी नहीं हो सकता। हंसराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तक आयशा अक्षय वर्मा के पास नहीं जाती तब तक यह सब कुछ रुकेगा नहीं, और मैं अपनी आंखों के सामने तो तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए कंपनी के हेड की पोजीशन पर आज से मैं बैठूंगा। जो कुछ भी करना है वह मैं करूंगा। तुम्हें इन सब बातों से दूर ही रहना होगा। इससे पहले कि रोहित इस बात का कुछ रिएक्शन दे पाता, दादी माँ लीला का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चलकर रोहित के पास आई और रोहित से कहने लगी, रोहित, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार किया है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की है। जरा समझने की कोशिश करो, यह सब कुछ तुम्हारी माँ आयशा की वजह से हुआ है। वह आदमी हम सबको बर्बाद कर देगा। आज से 20 साल पहले भी वह यह करने में कामयाब हो चुका था। अगर तुम्हारी माँ को उसके पास नहीं भेजा गया तो वह अपना गुस्सा हम सब पर उतारेगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरे लिए सबसे ऊपर मारवा खानदान की इज्जत, आबरू और प्रतिष्ठा है। इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी 20 साल तक तुम अपनी माँ के बिना ही रहे हो। तुम्हारी माँ पहले उस आदमी से प्यार करती थी। वह आदमी तुम्हारी माँ को खुश रखेगा, और क्या पता शायद तुम्हारी माँ के दिल में भी यही हो। रोहित अपनी दादी माँ की और कोई बात नहीं सुनना चाहता था, मगर रोहित के संस्कार दादी माँ को पलटकर जवाब देने से रोक रहे थे। दादी माँ ने रोहित से कहा, बेटा मेरी बात मान जाओ, भेज दो तुम्हारी माँ को उस आदमी के पास और झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मारवा खानदान हमेशा से ही सर उठाकर जिया है। इस औरत की वजह से हम सबका सर झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे दादाजी के गुजरने के बाद मारवा खानदान की इज्जत और आबरू पर कोई दाग ना लगे, यह देखने की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस खानदान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। इस बात का मुझे यकीन है, क्योंकि मारवा खानदान की बागडोर तुम जैसे काबिल लड़के के हाथ में है। तुम एक बिजनेसमैन हो। तुम जानते हो कि कभी कभी बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसे भी एक तरह का बिजनेस डील ही समझ लो। रोहित ने कसकर अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे दादी माँ का हर शब्द तीर की तरह उसके सीने में चुभ रहा था, मगर दादी माँ के ओहदे और उम्र के लिहाज करते हुए रोहित ने अपने आप को संभाल कर रखा था। दादी माँ की बात पूरी होते ही हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखो बेटा, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मजबूरन मुझे पिताजी का यह विल का सहारा लेकर इस कंपनी का हेड की पोजीशन अपने नाम करनी होगी। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकूंगा। एक बार कंपनी के हेड की पोजीशन मेरे हाथ में आ गई तो उसके बाद अक्षय वर्मा मारवा खानदान को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेगा। अक्षय को सिर्फ और सिर्फ आयशा से बदला लेना है, जिसके लिए वह सिर्फ तुम्हें या तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मगर ऐसे हालातों में एक बाप होने के बावजूद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। पैसा तुम्हारे हाथ में है। आयशा को उस आदमी के पास भेजकर हमेशा हमेशा के लिए इस झगड़े का अंत कर दें, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहकर तुम एक बाप को मजबूर करना चाहोगे कि वह अपने ही बेटे से उसके पावर छीनकर खुद अपने पास रख ले। दादी माँ ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मान जाओ बेटा, यकीन मानो यह सब कुछ पावर और पोजीशन हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आयशा को उस आदमी के पास भेजने के बाद अगर हंसराज तुमसे तुम्हारे पावर और पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं उसे रोकूंगी, मगर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दादी माँ की बात सुनने के बाद रोहित कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। दादी माँ और हंसराज अब जान चुके थे कि रोहित बड़े कन्फ्यूजन से गुजर रहा था। रोहित इस बात को लेकर परेशान था कि इतने सालों से अपनी सूझबूझ और मेहनत से रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को हजारों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री बनाया था। एक ही झटके में वह सब कुछ उसके हाथ से छीनने वाला था। हंसराज खुद एक बिजनेसमैन होने के नाते यह सब बात अच्छी तरह से जानता था कि रोहित भी इतनी आसानी से अपने पावर और पोजीशन को जाने नहीं दे सकता था। हंसराज आयशा से प्यार तो करते थे, मगर इस वक्त आयशा को अक्षय वर्मा के हवाले करके अपने खानदान को डूबने से बचाना चाहते थे। वह जानते थे कि रोहित के पास भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने हंसराज से कहा, ठीक है फिर, अगर आप दादाजी के लिखे हुए आखिरी विल पर बरकरार रहना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मेरे नाम से जितने भी शेयर हैं मैं आपके नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। रोहित की बात सुनते ही दादी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी माँ ने गिड़गिड़ाते हुए रोहित से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम बेटा?
तुमने इतनी मेहनत और लगन से इस कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, अब इन्हें इस औरत के लिए एक ही झटके में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हो। मैं और हंसराज दोनों नहीं चाहते कि तुमसे यह पावर और पोजीशन छीन ली जाए, मगर तुम इस औरत की बातों में फंसकर सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने तो तुम्हें बहुत ही समझदार फैसले लेते हुए देखा है, फिर आज अचानक ही तुम्हें क्या हो गया है। हंसराज ने भी दादी माँ की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं यह सब कुछ तुम्हें और तुम अपने खानदान को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मजबूरन मुझे पिताजी के विल का इस्तेमाल करके मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के में तुम्हारी पावर और पोजीशन हथियाना पड़ेगी। रोहित ने हंसराज को आगे बोलने से रोक लिया और कहा, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अपने नाम के शेयर आपके नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए रोहित ने चिराग को अपने पास बुला लिया। रोहित ने कुछ देर पहले ही चिराग को मैसेज करके घर बुला लिया था। दरअसल रोहित ने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि दादाजी और हंसराज ने मिलकर क्या प्लानिंग की थी। जब रोहित को धीरे धीरे उनकी प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तब रोहित ने अपने हिसाब से कदम उठाना भी शुरू कर दिया था। रोहित कहीं ना कहीं पहले से जानता था कि जो खानदान अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए एक छोटे से बेटे को अपनी माँ और बाप दोनों से दूर कर सकते थे, वह खानदान वक्त आने पर अपनी बहू को कुर्बान करके खानदान की खोखली इज्जत बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। रोहित ने चिराग से कहा, दादाजी ने मेरे नाम पर जो शेयर किए थे, मैं वही शेयर अपने पिताजी को वापस दे सकता हूँ, ठीक? चिराग ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। मिस्टर हंसराज मारवा के हाथ में जो बिल है उसमें यही लिखा है कि उनके नाम पर वह शेयर किए जाएंगे जो दादाजी के हिस्से में थे। रोहित ने पहले से चिराग को ट्रांसफर सर्टिफिकेट तैयार करते हुए कहा था। डिजिटल शेयर ट्रांसफर का एक छोटा सा प्रोसीजर पूरा करते ही रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के 5% शेयर हंसराज मारवा के नाम कर दिए। जब हंसराज ने यह सब कुछ देखा तो हंसराज ने हैरान होकर रोहित से कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह तो सिर्फ 5% शेयर है। जहाँ तक मुझे पता है पिताजी के पास इस कंपनी के 51% शेयर थे। इस बात का जवाब देते हुए चिराग ने कहा, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर शायद आपको पिछले 20 सालों में कंपनी के शेयर स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में नहीं पता। उस वक्त बड़े साहब के नाम पर 51% शेयर थे, मगर कंपनी एक्सपेंड होती गई और धीरे धीरे कंपनी ने अपना पब्लिक इशू जारी किया। कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा आने लगा, जिसके साथ साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शेयर की वैल्यूएशन घटती गई और मार्केट में लोगों के पास हमारे शेयर का सर्कुलेशन बढ़ता गया। उस वक्त जो शेयर 51% के थे वह आज 5% के रह गए हैं और विल के मुताबिक जो कुछ भी रोहित सर के नाम पर है वह कुछ उन्होंने आपके हवाले कर दिया है। हंसराज अच्छी तरह से जानता था कि 5% शेयर अपने हाथ में लेकर वह कंपनी और मारवा खानदान की बागडोर अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। अगर उन्हें कंपनी में रोहित की पावर और पोजीशन हासिल करनी थी तो कम से कम 50% के ऊपर शेयर उनके पास होना बहुत जरूरी था। हंसराज कंपनी में हुए शेयर स्ट्रक्चर के बदलाव को देखकर काफ़ी हैरान रह गए। इसके बाद अचानक ही हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, देखो वैसे तो मेरा जो कुछ भी है वह सिर्फ तुम्हारा है, मगर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपने ही बेटे के खिलाफ एक कानून मुकदमा दायर करूं। मेरा यकीन मानना, यह सब करते हुए मुझे खुशी नहीं महसूस हो रही है, मगर मैं अपने परिवार को बचाने के लिए इस वक्त कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुमने अपनी पावर और पोजीशन आसानी से नहीं सौंपी तो मजबूरन मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा कि 5% शेयर के साथ तुम कंपनी के हेड की कुर्सी पर कैसे बने हुए हो। इस बार रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि इतने सालों में मैंने आर्यन के नाम पर बाजार से अपनी कंपनी के काफ़ी शेयर इकट्ठे किए हैं। आर्यन के नाम पर इस वक्त कंपनी के 45% शेयर हैं और आर्यन इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर का बाप होने के नाते जब तक 18 साल का नहीं हो जाता इस कंपनी की बागडोर मेरे ही हाथ में रहेगी। रोहित ने धीरे धीरे बड़ी ही चालाकी से और बड़ी ही सूझबूझ दिखाते हुए पहले ही भांप लिया था कि एक दिन उसकी जिंदगी में शायद ऐसा भी कोई वक्त आ सकता था जब दादाजी के कंपनी शेयर के लिए अचानक ही मारवा खानदान का कोई मेंबर रोहित के खिलाफ खड़ा हो सकता था। रोहित की पूरी प्लानिंग समझने के बाद अचानक ही हंसराज ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम एक बहुत समझदार बिजनेसमैन हो, मगर मुझे यह नहीं पता था कि मेरा अपना बेटा इस तरह की प्लानिंग भी कर सकता है अपने ही परिवार के खिलाफ। मगर यह मत भूलना कि 50% शेयर अगर तुम भी हासिल नहीं कर पाए तो तुम भी अपनी पोजीशन पर बरकरार नहीं रह सकते। रोहित भी हंसराज मारवा की यह बात अच्छी तरह से समझ रहा था, मगर रोहित के चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट या टेंशन नजर नहीं आ रही थी।
अचानक ही पंकज मारवा और आयुष रोहित के पास आकर कहने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो रोहित? तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी मेहनत से इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, यह बात हम सब जानते हैं। फिर अचानक इस तरह अपने हिस्से के 5% शेयर अपने पापा के नाम करके तुम अपनी पूरी की पूरी सिस्टम को हिला रहे हो। हंसराज ने अपने भाई पंकज मारवा की ओर देखते हुए कहा, देखो अब यह लड़ाई बाप बेटे की नहीं रही, अब यह लड़ाई इस कंपनी के असली उत्तराधिकारी के लिए बनी चुकी है। चलो, मेरे हिस्से के 5% शेयर मेरे पास हैं। अब हमारी कंपनी में भी सभी लोगों के पास कुछ कुछ प्रतिशत शेयर हैं। तो मुझे बताओ आज कि मेरे खानदान में मेरा साथ देने के लिए कौन तैयार है? मारवा खानदान के लोग इस वक्त बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ हंसराज मारवा था, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था और दादी जी का असली उत्तराधिकारी था, और दूसरी तरफ रोहित मारवा, जिसने इतने सालों से अपनी मेहनत, सूझबूझ और लगन की वजह से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को 800 करोड़ की कंपनी से 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया था। मगर धीरे धीरे मारवा खानदान के सभी लोगों ने हंसराज मारवा के साथ ही रहना पसंद किया, क्योंकि सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रोहित ने अपनी मनमानी की और आयशा को अक्षय वर्मा के पास नहीं भेजा, तो हो सकता है कि अक्षय वर्मा कुछ ही दिनों में पूरे मारवा खानदान को बर्बाद कर दे। मारवा खानदान के सभी लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी में रहने की आदत पड़ चुकी थी। अपने ऐशो आराम को वह छीनता हुआ नहीं देख सकते थे, चाहे उसके लिए उनको अपने खानदान की सबसे बड़ी बहू की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। धीरे धीरे हंसराज मारवा के स्पोर्ट में 25 से 30% शेयर होल्डर आ गए। हंसराज मारवा ने खुद ही अमेरिका में काफ़ी पैसे कमाए थे। धीरे धीरे हंसराज बाजार से भी कंपनी के शेयर दुगने दाम से उठाने लगे। तभी अचानक दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से कहा, यह मत भूलना रोहित कि तुम्हारे दादाजी मेरे नाम पर भी 7% शेयर छोड़कर गए हैं। वक्त आने पर अपने अधिकारों को किस तरह से मुझे इस्तेमाल करना है, यह मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। अगर इस लड़ाई में मैं तुम्हारा नहीं बल्कि अपने बेटे का साथ दूं, तो यह मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आज भी मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। बस मुझे मजबूर मत करना ऐसा कोई कदम उठाने के लिए जिसकी वजह से तुम्हें अपनी ही दादी से नफरत हो जाए। दादी माँ की मनस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वह एक बहुत बड़े इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही थी। लीला ने दादी माँ की हालत बिगड़ते हुए देख ली थी, इसीलिए दादी माँ को सहारा देते हुए लीला दादी माँ को उसके कमरे में ले गई। धीरे धीरे सभी लोग होने वाली जंग की तैयारी करने के लिए अपने अपने काम में बिजी हो गए। तभी चिराग मेहता ने रोहित के पास आकर कहा, सर अब हम क्या करेंगे? बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। चिराग को चुप कराते हुए इशारा करते हुए रोहित ने बंगले की स्टेयरकेस पर बैठी आयशा मारवा की ओर देखा। आयशा अंदर से टूट चुकी थी। वह अपने आप को अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी थी। आयशा जानती थी कि उसकी पिछली जिंदगी की वजह से रोहित का भविष्य खतरे में पड़ गया था। आयशा मन ही मन अपने आप को पूछती रही, 20 साल तक अकेले तप करने के बावजूद आयशा ने आज अपने ही हाथों से अपने बेटे को कुएं में धकेल दिया था। जिस बेटे की रक्षा करने के लिए आयशा ने अपनी ममता का गला घोट दिया था, आज उसी ममता की वजह से रोहित पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। आयशा को यह सोच सोचकर मन ही मन काफ़ी परेशान हो रही थी। आयशा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में सांसें तो चल रही थी, मगर पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। चिराग खुद भी काफ़ी परेशान था। वह नहीं जानता था कि रोहित इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। चिराग रोहित का वफादार रहा था और अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर चिराग भी काफ़ी टेंस महसूस कर रहा था। मगर इन सब के बीच रोहित हमेशा की तरह काफ़ी शांत नजर आ रहा था। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन रोहित ने आगे की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। रोहित को ना तो किसी भी बात का डर था और ना ही रोहित के चेहरे पर किसी तरह की फिक्र नजर आ रही थी। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, एक काम करो, मेरे पर्सनल फ़ोन में से बाजार से शेयर बाय बैक करने की कोशिश करो। रोहित की बात सुनते ही चिराग ने कहा, मगर बॉस ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी कंपनी के शेयर के दाम आसमान छू चुके हैं और इस वक्त उसके पर्सनल फंड में जितना भी कैश है उसके जरिए हम ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलो हम किसी भी तरह कैशबैक अरेंज कर भी लेते हैं, तब भी इस वक्त बाजार में बेचने के लिए इन्वेस्टर भी मौजूद नहीं है। रोहित ने चिराग से कहा, फिक्र मत करो, तुम बाजार में यह खबर फैला दो कि हम प्रीमियम देकर भी शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर लोगों को प्रॉफिट नजर आएगा तो जरूर वह हमारे शेयर बेचने के लिए राजी हो जाएंगे। तभी अचानक रोहित के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रोहित ने देखा कि काफ़ी लंबे समय बाद इंपीरियल ग्रुप पर किसी ने मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, मैं मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर दोगुने दाम पर खरीदने के लिए तैयार हूँ।
इंपीरियल ग्रुप में रोहित मारवा किंग के नाम से जाना जाता था। किंग ना सिर्फ ग्रुप का लीडर था, बल्कि किंग के इशारे पर ही यह सारी इंपीरियल ग्रुप चला करता था। इंपीरियल ग्रुप एक काफ़ी सीक्रेट ग्रुप था। इस ग्रुप के मेंबर खुद भी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे, मगर यह वह 12 लोग थे जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना जानते थे। इंपीरियल ग्रुप पर अभी अभी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर खरीदने की बात जिसने कही थी, उसका आईडी नेम स्नैक था। इनके अलावा बाकी सारे लोगों के नाम जानवरों पर रखे गए थे। यह गुमनाम आईडी एक दूसरे का असली पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अगर वाकई में अक्षय वर्मा इतना खतरनाक आदमी था तो जरूर वह इंपीरियल ग्रुप का मेंबर होगा। भले ही रोहित उस ग्रुप का लीडर था, मगर वह खुद भी नहीं जानता था कि बाकी लोग कौन थे और उनकी असली पहचान क्या थी। और इस ग्रुप की इस ऑनेस्टी की वजह से ग्रुप के सारे लोग अपनी पहचान छुपाकर ग्रुप को चलाने में कामयाब हुए थे। जब स्नैक ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर खरीदने की बात ग्रुप पर रखी, तब रोहित समझ चुका था कि हो ना हो यह स्नैक ही अक्षय वर्मा यानी कि प्रम है। चिराग भी इंपीरियल ग्रुप के बारे में सब कुछ जानता था। जब रोहित के मोबाइल पर चिराग ने स्नैक का मैसेज पढ़ा तो चिराग ने रोहित को कुछ बताने की कोशिश की, मगर रोहित ने उंगली के इशारे से चिराग को बोलने से रोक लिया। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने इंपीरियल ग्रुप पर एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, मेरे पास मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं था कि रोहित यानी कि किंग दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक था। हर कंट्री के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में किंग ने जरूर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। किंग का मैसेज ग्रुप में पढ़ते ही स्नैक ने रिप्लाई करते हुए लिखा, आई विल लाइक टू बाय द शेयर, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर। रोहित यह सवाल पढ़कर कुछ देर मन ही मन सोचने लगा। चिराग रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ चुका था कि रोहित के मन में एक गहरी प्लानिंग चल रही थी। चिराग को यह एहसास हो चुका था कि बहुत जल्द रोहित अक्षय वर्मा उर्फ स्नैक को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, मगर चिराग यह नहीं समझ पा रहा था कि इस वक्त रोहित के मन में क्या प्लानिंग चल रही थी। चिराग को इस बात का एहसास जरूर हो गया था कि रोहित अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बड़े ही ऊंचे दामों में कुछ शेयर स्नैक को बेचकर फिर उन्हीं पैसों से अपने कॉन्टैक्ट लगाकर अपने लोगों से दुगने दाम पर शेयर खरीद लेगा। चिराग समझ गया था कि रोहित सांप के जहर से सांप को मारना चाहता था। इससे पहले कि रोहित ग्रुप पर कोई और मैसेज रख पाता, अचानक ही रोहित ने देखा कि इंपीरियल ग्रुप पर कैट नाम की आईडी से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, P1 आई वांट टू बाय दोज शेयर। रोहित ने मैसेज देखकर चौंक गया। रोहित को लगा था कि स्नैक नाम की आईडी से जिस व्यक्ति ने मैसेज किया था वही अक्षय वर्मा था, मगर अभी अभी कैट ने भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर की फरमाइश की थी। रोहित के चेहरे पर कन्फ्यूजन नजर आने लगा। रोहित ने कैट के नाम का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक स्नैक नाम की आईडी से फिर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मिस्टर किंग, मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की कोई लालच नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं, मगर फिर भी मैं एक छोटा सा प्रपोजल रखना चाहता हूँ कि आपको इस ग्रुप पर उस कंपनी के शेयर की जो भी कीमत मिले, मैं उसे 20% ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह इस बात का क्या जवाब देता। तभी अचानक ईगल नाम की आईडी से भी एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं भी आपके मुंह मांगे दाम पर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं। रोहित एक बात तो अच्छी तरह से जानता था कि कैट नाम की आईडी से जिसने भी मैसेज किया था वह अक्षय वर्मा नहीं था, क्योंकि कैट को खुद रोहित ने कुछ सालों पहले ग्रुप ज्वाइन करने का इन्विटेशन भेजा था। इसी कैट की वजह से कुछ सालों पहले एक ही दिन के अंदर 7.5 हजार करोड़ की उलट पुलट शेयर बाजार में देखी गई थी। इन 7.5 हजार करोड़ में से कैट ने कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा किया था एक ही दिन में। अपनी सूझबूझ से जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा मुनाफा किया था, रोहित खुद उसकी टैलेंट का दीवाने हो गया था और इसीलिए रोहित ने कैट को इंपीरियल ग्रुप ज्वाइन करने का न्योता भी भेजा था। मगर उस दिन के बाद कैट ने कभी शेयर बाजार में कोई हरकत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे कैट को जितने पैसों की जरूरत थी उतने पैसे उसे मिल गए थे और अब उसे ज्यादा लालच नहीं था। इसीलिए कैट के प्रति रोहित के दिल में इज्जत और बढ़ गई थी। आज अचानक इतने सालों बाद कैट ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर खरीदने की बात कही थी। इसका मतलब साफ था कि जरूर घर के बाहर भी कोई ऐसा था जो रोहित की प्लानिंग के बारे में जान चुका था, मगर इस वक्त रोहित कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा था। इसीलिए रोहित ने उस ग्रुप पर जवाब देना बंद कर दिया था। रोहित एक बात नहीं जानता था कि जिस ब्लैक कैट का वह दीवाना था, उस ब्लैक कैट के बिजनेस सेंस का रोहित पागल था। वह और कोई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर डॉक्टर और रोहित की होने वाली बीवी अनिका थी। अनिका ने सिर्फ और सिर्फ रिया का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी सूझबूझ से एक दिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके तहलका मचा दिया था।
अनिका को उस दिन जो प्रॉफिट हुआ था वह प्रॉफिट रिया के नाम पर करके अनिका पूरी तरह सिक्योर हो गई थी। इसीलिए दोबारा कभी अनिका को शेयर बाजार में दिलचस्पी नहीं हुई थी। अनिका चाहती थी कि उसके फ्री टाइम में वह जी भरकर आराम करे और अपनी नींद पूरी करे। अनिका अपनी नींद खराब करके रुपए पैसे कमाना नहीं चाहती थी। वहाँ गुलेरिया हाउस में आकाश और करण गुलेरिया घर में ही बनी हुई एक ऑफिस में बैठकर काफी गहरा डिस्कशन कर रहे थे। अपने फोन को टेबल पर रखते हुए आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, पता नहीं अचानक इस ग्रुप पर इतने लोग मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर खरीदने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं। दरअसल इंपीरियल ग्रुप पर ईगल नाम की आईडी से आकाश गुलेरिया ऑपरेट करता था। आकाश गुलेरिया को इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप करण गुलेरिया से विरासत में मिली थी। सालों पहले करण को इस ग्रुप का मेंबर बनाया गया था। करण ने कंपनी की बातों के साथ साथ इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप भी आकाश को ट्रांसफर कर दी थी। करण ने बहुत पहले ही आकाश से कह रखा था कि यह ग्रुप कितना पावरफुल था और इससे जुड़े लोग दुनिया की इकोनॉमिक पर क्या असर कर सकते थे। हालांकि करण ने आकाश को यह भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस ग्रुप से जुड़े लोगों काफ़ी पावरफुल है और आकाश को कभी भी इस ग्रुप से जुड़े लोगों से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी। अचानक ही किंग ने ग्रुप पर जवाब देना बंद कर दिया था। आकाश ने करण की ओर देखकर कहा, आपको क्या लगता है डैड, क्या रोहित भी इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है? करण ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, मुझे नहीं लगता कि रोहित इस ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि इस ग्रुप में एक अनरिटन रूल है कि एक देश से सिर्फ एक ही व्यक्ति इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं तो इस देश का दूसरा कोई नागरिक ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता। आकाश को करण की यह बात पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, मगर आकाश जो सालों से इस ग्रुप की मेंबरशिप हैंडल कर रहा था, इसे इतना जरूर पता था कि इस ग्रुप के बारे में करण आकाश से कहीं ज्यादा बेहतर जानते थे। करण ने आकाश से कहा, देखो किसी भी तरह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर खरीदकर हमें रोहित की मदद करनी है। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि अचानक करण ने रोहित की तरफ अपना रवैया क्यों बदल लिया था। करण आकाश की आंखों में आकाश का सवाल पड़ चुके थे। करण ने आकाश से कहा, देखो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रोहित को हम इस मुश्किल से बाहर निकालें, क्योंकि अगर अनिका और रोहित शादी करते हैं तो मैं नहीं चाहता कि अनिका को उस घर में जाने के बाद किसी भी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़े। अगर इस जंग में रोहित की हार होती है तो यह हार अनिका की भी होगी और मैं अपनी बेटी को हारता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस जंग में रोहित की मदद करनी होगी। अनिका अपने बेडरूम में लैपटॉप के सामने मारवा इंडस्ट्री के शेयर खरीदने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ देर बाद जब किंग ने जवाब देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे अनिका की आंखें भारी हो गई और वही लैपटॉप के सामने अनिका गहरी नींद में सो गई। जब अनिका की आंखें खुली तब 3 दिन बीत चुके थे। अनिका सोने से पहले कई घंटों तक लगातार काम कर रही थी। अनिका का शरीर काफी कमजोर पड़ चुका था और इसीलिए जब अनिका की आंख लगी तो ठीक 3 दिन बाद अनिका की नींद पूरी होने के बाद ही उसको होश आया। उसके लिए ये काफी आम बात थी। डिलीवरी के बाद अनिका के शरीर में एक ऐसी कमजोरी ने जन्म लिया था जिसकी वजह से आम लोगों के मुकाबले अनिका के शरीर को ज्यादा नींद की जरूरत महसूस होती थी। अनिका की इस नींद को बेहोशी का भी नाम दिया जा सकता था, मगर अनिका का शरीर अब इस बेहोशी का आदी हो चुका था। अनिका की नींद खुलते ही उसे तेज भूख महसूस हुई। अनिका भूल चुकी थी कि सोने से पहले अनिका क्या काम कर रही थी। जब अनिका अपने बेडरूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल की ओर जाने लगी तब अनिका ने देखा कि नीचे सीटिंग एरिया में रोहित, करण के साथ किशन मामा और अंजलि मामी भी मौजूद थे। वह सभी लोग बस एक के बाद एक रोहित को तरह तरह की सलाह दे रहे थे कि किस तरह से रोहित अपने सर पर आई इस मुसीबत से बाहर निकल सके। अंजलि मामी और किशन मामा के लिए रोहित भले ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मगर रोहित का बचपन उनकी आंखों के सामने गुजरा था। कहीं ना कहीं किशन मामा और अंजलि मामी की बातों से अनिका को भी यह महसूस हो रहा था कि किशन मामा और अंजलि मामी को कहीं ना कहीं रोहित के फ्यूचर से अनिका का फ्यूचर भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अंजलि मामी और किशन मामा उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और इसीलिए रोहित की मुश्किल घड़ी में रोहित का साथ देना उन्हें अपना फर्ज लगता था। किशन मामा ने रोहित और करण से कहा, देखिए आप लोगों के मुकाबले तो मैं काफ़ी छोटा बिजनेसमैन हूँ, मगर मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। किशन मामा को शांत कराते हुए करण ने कहा, देखिए मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, मगर यह मत भूलिए मैं अनिका का बाप हूं। अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वह मैं करूंगा। करण की बात सुनते ही किशन मामा ने बड़ी ही धीमी आवाज में करण से पूछा, देखिए मिस्टर गुलेरिया, मैंने तो सुना है कि आप इंपीरियल ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप जरूर किंग को पहचानते होंगे। क्या ऐसी घड़ी में उनकी कोई मदद की उम्मीद की जा सकती है?
करण किशन मामा की यह बात सुनकर हैरान हो गए। आज तक करण को ऐसा लग रहा था जैसे इंपीरियल ग्रुप इस कंपनी का सबसे सीक्रेट ग्रुप था, मगर वह नहीं जानते थे कि इस ग्रुप के बारे में भी बाहर लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा था। करण ये भी जानते थे कि किशन एक काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड बिजनेसमैन थे, इसीलिए शायद पिछले दिनों में अनिका ने आने से पहले किशन ठीक से अपनी कंपनी को संभाल नहीं पा रहे थे। उनके नरम स्वभाव की वजह से बिजनेस की दुनिया में उन्हें लोग कभी कभी एक नाकामयाब बिजनेसमैन भी कहते थे, मगर करण अच्छी तरह से जानते थे कि किशन दिल का काफ़ी साफ थे। जो बात उनके दिल में चल रही थी वह उन्होंने बिना डरे साफ साफ करण से पूछ ली थी।